गुड आफ्टरनून. सो आई वेलकम यू ऑल अगेन. और अब हम हमारा जो नेक्स्ट टेक्निकल सेशन है उसको कहीं एक बार स्टार्ट करते हैं. एक बार हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि अब क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. सो द फोरमोस्ट सबसे पहले जो टॉपिक है वो है लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन CGSE रूल्स. CGSE रूल्स के अंदर भी अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं. उनको भी दो पार्ट में हम डिस्कस करते हैं. कुछ रिफंड से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको, और सेकंड दूसरे जो और छोटे मोटे रूल्स हैं उसके अंदर भी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं. नेक्स्ट हमारा एक बड़ा टॉपिक जो है वो है आज का GSTR 3B से रिलेटेड जो हमारे चेंजेस आए हैं वो कहीं ना कहीं सभी को इक्वली इम्पैक्ट करेंगे. एंड थर्ड उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं और कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो भी कहीं ना कहीं सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. सो स्टार्टिंग विद रिसेंट चेंजेस इन CGSE रूल्स. सबसे पहला रूल जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रूल 89 सब रूल 4. तो सब जानते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का अंडर LUT तो हमारे पास अनयूटिलाइज्ड ITC कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट होता रहता है. ऐसा अक्यूमुलेटेड ITC जो हमारा है उसके लिए हमें RFD 01 में एक रिफंड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में लगानी पड़ती है. अगर हम बात करें इस अमेंडमेंट से पहले की या इस अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत थी, तो पहले जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे गुड्स का, तो एक सर्कुलर कहीं आया था कुछ 2-2.5 साल पहले जिसमें ये क्लैरिफाई करा था कि कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो से अपने इनवॉइस की वैल्यू 100 रुपये दिखाते हैं और उनकी शिपिंग बिल की जो वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंटली कहीं कम होती है. उसके कारण ऐसे एक्सपोर्टर्स जब RFD 01 के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो अपना रिफंड जो है ना उसको ज़्यादा क्लेम कहीं कर रहे थे. तो ऐसे केसेस के लिए कहीं वो सर्कुलर में क्लैरिफाई करा था कि जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स है वो आपको लेना है लोअर ऑफ A इनवॉइस वैल्यू, B शिपिंग बिल वैल्यू. जब हम ऐसे केसेस देखें तो ये केसेस कहीं लगने चाहिए थे उन सिनेरियोज में जहाँ पे एक्चुअली कोई फ्रॉडुलेंटली कहीं रिफंड ज़्यादा क्लेम कर रहा हो. लेकिन हमारा अगर केस देखें जो रेगुलरली अगर हम हमारी बात करें तो हमारे केसेस में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे से बाय एयर फ्रेट हम कहीं मटेरियल भेज रहे हैं तो हमारे इनवॉइस के अंदर वैल्यू जो होगी वो बहुत हाई होगी और FOB वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी. क्यों? क्योंकि एयर फ्रेट जो है उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है. तो ऐसे केसेस बहुत जेन्युइन केसेस हैं जिसमें हम कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल डिपार्टमेंट के एंगल से बहुत सारे ऐसे जो हम रिफंड्स लगा रहे थे उसमें ऐसा एक कंपैरिजन हो रहा था हर एक इनवॉइस के लिए कि इनवॉइस वैल्यू या FOB वैल्यू जो भी कम होगी हमें उसको लेना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग आवर रिफंड. तो बहुत से लोग इसको फॉलो भी कर रहे थे, बहुत से लोग इसको चैलेंज भी कर रहे थे. क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन आया था. लॉ में ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था कि आपको दोनों में से लोअर वैल्यू लेनी है. लेकिन अब CGSE रूल्स के अंदर ही कहीं एक क्लैरिफिकेशन आया है और 89 सब रूल 4 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है जिसके अंदर इस क्लॉज को कवर करा है और ये कहा है कि जब आप अपना फॉर्मूला जो भी है हमारा जिसमें हम ITC को एक्सपोर्ट के रेशियो से मल्टीप्लाई करके रिफंड क्लेम करते हैं उस समय आपको वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स क्या लेनी है. तो दैट इज लोअर ऑफ FOB वैल्यू और वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आज हमारे रूल्स में आ चुकी है. तो एक पहले तो हमारा एक लेग रहता था कि हाँ हम इस रूल को मतलब उस व्यू को चैलेंज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आज हमारी फुटिंग उस पर डिफरेंट रहेगी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसके अंदर आती है कि जो हमारा रूल है जिसमें हम एक्सपोर्ट का रेशियो लगाते हैं तो हम नेट ITC जो हमारी होती है इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के ऊपर उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट की सप्लाईज जो LUT में की है डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर. तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कंपैरिजन है कि जो भी लोअर वैल्यू मुझे लेनी है ये मुझे सिर्फ जो न्यूमरेटर है उस पार्ट के लिए लेनी है या
डिनोमिनेटर में भी क्योंकि मेरी एक्सपोर्ट सप्लाईज को वापस मैं इंक्लूड करता हूँ तो उसमें भी लेना है। तो आंसर इज कि आपको इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जहां भी आप एक्सपोर्ट अंडर एलयूडी की वैल्यू पकड़ रहे हैं उन सभी केसेस में आपको ये वैल्यू पकड़नी है। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन क्वेरी, जब हमारे रिफंड से रिलेटेड रूल्स के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो क्या आती है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, ये कहां से एप्लीकेबल होगा। एक व्यू आता है कि ये जो हमारा रूल है ये इंसर्ट हुआ है 5 जुलाई 2022 को। तो एक व्यू आता है कि 5 जुलाई 2022 के बाद जितने भी हमारी रिफंड एप्लीकेशंस लग रही है भले वो पुराने पीरियड की हो, तो क्या उनके लिए भी हमारा ये जो नया रूल है ये लगना चाहिए। एंड सेकेंड व्यू इज कि क्योंकि ये 5 जुलाई के बाद ही इफेक्टिव है, तो 5 जुलाई के बाद जो हमारी सप्लाईज हो रही है और अगर उनका हम रिफंड क्लेम करेंगे तो ऐसी सप्लाईज के ऊपर ही ये रूल लगना चाहिए। सो दीज आर टू डाइवर्जेंट व्यूज जो एक्चुअली अभी बहुत सारे कंसल्टेंट्स दोनों व्यूज पे जाते हैं। तो जो लेटर व्यू है कहीं हम उससे एग्री करते हैं कि अगर आज मैंने पुराने वाले पीरियड का रिफंड एप्लीकेशन आज मैं लगा रहा हूं आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ दिस रूल, तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पुराने वाले रूल्स हैं रिफंड के वो ही मेरे ऊपर एप्लीकेबल होने चाहिए। और क्योंकि पहले वाले रूल्स के अंदर कोई हमारा ऐसा इंसर्शन नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन इंसर्ट नहीं हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला क्लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है पुराने रिफंड्स के लिए, और आगे वाले पीरियड्स में ये कहीं हम अप्लाई करेंगे। जब भी हम ऐसे कोई रिफंड एप्लीकेशन लगाने जाते हैं जिसमें हम ये वाला व्यू भी लेते हैं, एक चीज हम और देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट का क्योंकि जो व्यू रहेगा, जो हम अदरवाइज भी देख रहे हैं कि जो रिफंड एप्लीकेशन लगानी पड़ती है उसके साथ एक स्टेटमेंट 3A भी अपलोड करना पड़ता है जिसके अंदर भी कहीं अमेंडमेंट हुआ है और उसके अंदर भी एक कॉलम इंसर्ट हुआ है कि आपको FOB वैल्यू भी अब रिफंड एप्लीकेशन लगाते वक्त सबमिट करनी पड़ेगी। तो डिपार्टमेंट का एक व्यू डेफिनेटली ये कहीं आएगा कि अब जितने भी रिफंड लगने हैं उन सब के अंदर आप एक कंपैरिजन के लिए फिर रिफंड लगाइए। तो अब हमारे पास एक कॉल आ गया, हमें एक अपना सबसे पहले एक व्यू बनाना पड़ेगा कि हम कौन सी वाली व्यू को फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर हम रिफंड एप्लीकेशन लगा रहे हैं आज, और अगर आज हमारे जो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं और उसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, तो यू कैन गो विद दैट व्यू कि आप जितने भी न्यू रिफंड्स लगाएंगे उसके अंदर आप ये वाला कंपैरिजन करें और फिर रिफंड्स अपने लगाएं। नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो है वही अक्यूमुलेटेड जो ITC है हमारी, उसी का रिफंड लगाते हैं। बट यहाँ पे रीजन डिफरेंट हो जाता है, यहाँ एक्सपोर्ट नहीं है, यहाँ हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से हम रिफंड लगा रहे हैं। तो ऐसे रिफंड्स भी सेक्शन 54 में कहीं हमें अलाउड है। जब हम ऐसे रिफंड्स लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है VKC फुटस्टेप्स के अंदर, जिसमें कहीं ये क्लैरिफाई करा था कि इनपुट सर्विसेज का आपको इस क्लॉज के अंदर रिफंड नहीं मिलेगा और सिर्फ इनपुट्स के ऊपर ही आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से इस चीज़ के ऊपर भी कमेंट करा था कि ये जो प्रोविजन है, ये जो रूल्स हैं, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर कोई अभी एनोमली है, कोई दिक्कत है जिसको सुधारने की कहीं आवश्यकता है। तो काउंसिल ने भी इस पॉइंट को कहीं डिस्कस करा था और डिस्कस करने के बाद जो हमारा आज फॉर्मूला है उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। अब फॉर्मूले के अंदर चेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। इसके हम पहले 2 पार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट तो हो गया जैसे हम जो भी ITC ले रहे हैं उस ITC के ऊपर हम इन्वर्टेड जो ड्यूटी हमारा टर्नओवर है उसका प्रपोर्शन हम लगाते हैं, तो दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये रूल क्या करता है, ये कहता है कि जितना भी आपने टैक्स पे किया है बाय यूटिलाइजिंग सच ITC उसको आप लेस करिए। तो पहले वाला जो फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें सिर्फ यहाँ लिखा था कि जो भी टैक्स पे हो रहा है इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, वो आप यहाँ पे लेस कीजिए। अब इसमें अमेंडमेंट क्या करा है, इसमें यह कहा गया है कि इस टैक्स पेड को भी अब आप प्रपोर्शन में यहाँ पे लीजिए। और वो प्रपोर्शन क्या बोला, आप इस टैक्स पेड को मल्टीप्लाई कराएं ITC ऑन इनपुट्स और डिवाइड करें वापस ITC ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज।
तो इनपुट्स के रेशो में आपने जितना भी अपना इनपुट्स के आईटीसी है एक तरीके से, उसको यूज करके आपने जो टैक्स पे किया है आपको वो ही यहाँ पे कम करना है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है वो अपन आगे एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, दैट विल बी मच इजियर। अगर हम पहले जो फॉर्मूला था उसको अगर देखते हैं तो कुछ फैक्ट्स हैं, पहले हम उनको क्लियर करते हैं कि आईटीसी ऑन इनपुट्स है से 500 रुपये, सर्विसेज पे भी 500 रुपये, कैपिटल गुड्स पे 1000 रुपये। इन्वर्टेड रेटेड टर्नओवर जो है वो है 5000 रुपये और टोटल टर्नओवर जो है वो है 10,000 रुपये। सो 50% हमारा इन्वर्टेड रेटेड का रेशियो हो गया। जो टैक्स पे करना है वो मेरे को करना है आउटवर्ड सप्लाई पे 5%। तो 5000 रुपये जो मेरा इन्वर्टेड टैक्स था उसके ऊपर मैं अगर 5% निकालता हूँ तो 250 रुपये मेरा बनता है, जो कहीं मेरा सेकंड पार्ट हुआ करता था। और जो मेरा फर्स्ट पार्ट है प्रोपोर्शनेट आईटीसी जहाँ मैं निकालता था, तो वो आईटीसी हो गई। रूल कहता है कि आपको कौन सी आईटीसी लेनी है, आईटीसी ऑन इनपुट्स ओनली। तो वो है मेरी 500 रुपये। उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अपने रेशियो से, तो वो 50% का रेशियो था तो हो गया 250 रुपये। तो पहले वाला अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ तो फर्स्ट पार्ट हुआ प्रोपोर्शनेट आईटीसी का 250 रुपये और सेकेंड पार्ट हुआ जो मेरा टैक्स पे हो रहा है 250 रुपये, तो रिफंड बन जाता है 0। ये जो हमारा चेंज आया है इस रूल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, अब उसका इम्प्लीकेशन समझते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा प्रोपोर्शनेट नेट आईटीसी है वो तो रहेगा 250 रुपये, उसमें देयर इज नो चेंज। लेकिन जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, उसके अंदर चेंज है। उसमें क्या कहा है कि मेरा टैक्स पे हो रहा था 5% ऑन 5000, दैट इज 250 रुपये। अब उसके ऊपर आप प्रपोर्शन लगाओ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की आईटीसी का, तो दैट बिकेम वापस 500 डिवाइड बाय 1000, वो प्रपोर्शन कहीं मेरे को इस पर लगाना पड़ा। तो इसका नेट इम्पैक्ट इस फॉर्मूले का ये आ रहा है कि मेरी जो टैक्स पेबल जिसको मैं लेस करता था वो अब रिडक्शन कहीं कम होगा पहले के फॉर्मूले के कंपैरिजन में। तो जैसे ही वो कम हो रहा है तो मेरा रिफंड सेकंड वाले केसेस में 125 रुपये बन गया। सो दिस इज अ वेरी गुड चेंज, वेरी वेलकम चेंज फॉर अस। कि जब रिफंड मेरे को केवल इनपुट का ही मिल रहा है तो कहीं बेसिस ये है कि जो टैक्स पेड माइनस हो वो भी इनपुट से संबंधित ही हो, जबकि टैक्स पेड तो मेरा कैपिटल गुड्स से भी जाता है, इनपुट सर्विस से भी जाता है, इनपुट से भी जाता है, सारा ही माइनस हो रहा था तो रिफंड कम बन रहा था। तो अब कहीं कहीं इन्होंने इनपुट सर्विस का फैक्टरिंग भी कर दिया कि टैक्स पेड अगर इनपुट सर्विस से संबंधित जितना एक्चुअली निकाल के प्रोपोर्शन निकाल दिया उतना टैक्स पेड मत गिनो। सो टैक्स पेड कम कर दिया, रिफंड मेरा ज्यादा बन गया। कैपिटल गुड्स का अभी भी फैक्टरिंग नहीं किया है, सो दैट इज स्टिल देयर, उसके कारण नहीं हो रहा है। अदरवाइज बेसिकली टैक्स पेड को उन्होंने थोड़ा रैशनलाइज कर दिया, दैट इज द इफेक्ट। इसमें इनपुट सर्विस भी जुड़ गया ना सर, पहले इनपुट सर्विस नहीं जुड़ रहा था, इसलिए तो टैक्स पेड से एक तरह से इनपुट सर्विस से टैक्स पे किया वो माइनस कर दिया। यस ब्रॉडली कहीं इसका इफेक्ट ये जा रहा है। बिल्कुल। तो जो एक पॉइंट है जो यहाँ पे सर ने भी कवर करा कि कैपिटल गुड्स का अभी तक वो रेशियो वापस डाला नहीं है। इनपुट्स डिवाइड बाय इनपुट्स प्लस इनपुट सर्विसेज, उस आईटीसी को ही हम प्रपोर्शन में ले रहे हैं। कैपिटल गुड्स अगर हम ऐड कर देते तो हमारा रिफंड जो है वो और भी बढ़ जाता, लेकिन वो कहीं बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है तो हो सकता है उस वजह से यहाँ पे कहीं ऐड नहीं किया। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर एक है वो है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होनी चाहिए। तो एक व्यू ये है कि एक 5 जुलाई को, क्योंकि ये अमेंडमेंट आया है तो प्रोस्पेक्टिव लगना चाहिए, लेकिन इससे अलग एक व्यू है जिससे हम कहीं अग्री करते हैं, वो है कि ये जो रूल है ये इसके अंदर जितना भी चेंज आया है ये कहीं एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी डिस्कस हुआ है कि इस रूल के अंदर कुछ गड़बड़ है जिसको सुधारना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पोजीशन ऑफ लॉ थी या हमारा जो फॉर्मूला था उसके अंदर ही कहीं शुरुआत से करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन हमारा आज हुआ है। तो अगर वो करेक्शन हमारा आज हुआ है तो इसकी एप्लीकेबिलिटी भी जुलाई 17 से होनी चाहिए, और उसको यूज करके हम आगे कोई भी अगर हमारी रिफंड एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसके अंदर हम इस फॉर्मूले को कहीं इसका अगर बेनिफिट है वो हम ले सकते हैं। इसी के साथ एक और बात आती है कि
5 जुलाई से पहले भी मैंने बहुत सारे रिफंड लगाए इन्वर्टेड रेटेड टर्नओवर के, तो उसके अंदर तो ये फॉर्मूले का बेनिफिट मैंने लिया नहीं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये बेनिफिट कहीं आ जाएगा। तो हमें सप्लीमेंट्री रिफंड एप्लीकेशंस ऐसे केसेस में लगानी चाहिए। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म पोर्टल पे आज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस पीरियड का इन्वर्टेड जो कैटेगरी होती है उसके अंदर ऑलरेडी रिफंड लगा दिया है। लेकिन एनी अदर करके एक एप्लीकेशन भी होती है जिसके अंदर आप अपना पीरियड सेलेक्ट कीजिए और अपनी रिफंड एप्लीकेशन का जो भी आपका अमाउंट है वो डाल के एक बार आप, अगर सिग्निफिकेंट हमारा अमाउंट होता है तो हमें वहाँ पे ऐसी रिफंड एप्लीकेशंस भी लगानी चाहिए। एक पॉइंट और इसके अंदर कहीं एक आता है क्वेश्चन कि क्या ऐसे केसेस में मुझे जो 2 साल का टाइम पीरियड है रिफंड एप्लीकेशन लगाने का तो वो देखना चाहिए, या 2 साल से बियॉन्ड भी मैं ऐसे अमेंडमेंट को कहीं लगा सकता हूँ। तो हमारा व्यू इसमें भी यही है, क्योंकि ये अमेंडमेंट क्यूरेटिव इन नेचर है, इसने जो पोजीशन ऑफ दैट फॉर्मूला है उसको कहीं ठीक किया है, वो फॉर्मूला अब ठीक हुआ है, इसलिए इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो जुलाई 17 से कोई सी भी रिफंड एप्लीकेशन हो उसमें हमें इस नए फॉर्मूले का भी यूज करके ट्राई करना चाहिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है कि ये क्यूरेटिव है, सो मटेरियलिटी है तो बैक डेट से अपन रिफंड पे जा सकते हैं, मटेरियलिटी नहीं है तो बात अलग है। लेकिन क्यूरेटिव में कोई दो राय नहीं है, बिकॉज लॉ की एनोमली थी वही दूर की इससे। सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट आउट करना भी यही था कि लॉ में एनोमली है पर काउंसिल विल टेक डिसीजन, काउंसिल ने डिसीजन लिया। सो क्यूरेटिव के कारण एक व्यू ये भी कहीं है कि चूंकि ये अमेंडमेंट अब आया है तो इस अमेंडमेंट के बाद जितनी भी एप्लीकेशन भले पुराने पीरियड की लगनी है उसको मैं नए फार्मूले से लगा दूं, कहीं उस व्यू से हम डिफर करते हैं। लेकिन क्यूरेटिव के एंगल से बात करें तो अपन कर सकते हैं कि यस कि क्यूरेटिव का है तो पिछली एप्लीकेशन पे भी लगेगा, जो लगा चुका मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन रिफंड ले चुका उसके ऊपर भी मैं ले सकता हूँ और रिफंड किया जा सकता है। और चूंकि क्यूरेटिव अब नोटिफिकेशन पास हुआ है तो मुझे यो मान के चलें कि शुरू से ही इसकी एप्लीकेबल लॉ ऑफ लिमिटेशन मेरे ऊपर लगने वाला नहीं, इस रिफंड के ऊपर एनी अदर कैटेगरी में अपन लगा सकता। सर एक चीज़ थी कि जब रिवर्सल किया था ना, ये जो क्लेम लगाना था तो जुलाई 18 में रिवर्सल करना था, तो उसमें क्या है कि इनपुट को ही रिवर्स करना था, और अभी ये इनपुट सर्विस भी आ गया है, तो क्या उस पर भी एप्लीकेबिलिटी जाएगी? नहीं, आपने जो रिवर्सल किया वो तो जितना रिफंड बनता है उस रिफंड जितना बनता है उसका रिवर्सल किया। नहीं सर, उसमें वो था कि जुलाई 31 जुलाई 2018 को जो क्लोजिंग बैलेंस था लैप्स ऑफ क्रेडिट, तो उसमें क्या है इनपुट ही अपन ने रिवर्सल किया था उस समय, ठीक है ना। अब अपन आज रिफंड लेने जाएंगे तो इसमें इनपुट सर्विस भी आएगी, तो क्या वहाँ पे भी इनपुट सर्विस का इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल जा सकते डिपार्टमेंट वो भी मांग लेगा ना सर। फिर तो वहाँ भी जो पुराना फार्मूला था उस फार्मूले के हिसाब से तो वो रूल बना के लैप्स कराई थी, ज्यादा लैप्स हुई है तो फिर सर वो वहाँ पे भी अमाउंट बढ़ जाएगा। वहाँ भी कर सकते हैं, तो उसको भी वर्कआउट करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि टेक्सटाइल में ही खास करके ये लैप्स वाला जहाँ भी हुआ था, तो टेक्सटाइल में उसको वर्कआउट करके वहाँ भी लेने के लिए समझा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो रिफंड का रूल है वो रूल उसमें वर्कआउट करने से ही पता लगेगा इम्पैक्ट कितना आ रहा है, पर अगर इम्पैक्ट आता है तो यस वहाँ भी कर सकते हैं। फिर आएगी मैकेनिज्म की बात वापस, तो उसको भी सेपरेटली करना पड़ेगा हाउ टू एड्रेस दैट। क्योंकि सर डिपार्टमेंट तो जब आगे यदि क्लेम लेने जाएंगे तो वो उसमें वहाँ का मांग लेगा वापस, बोले वहाँ का डिफरेंस है लोगों का बताओ। नेक्स्ट हमारा जो रूल है दैट इज रूल 96। हम जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर एलयूडी में जो सप्लाई करते हैं उसको क्या चेंज आया है वो हमने डिस्कस करा। इसी तरीके से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड सर्विसेज का ऑन पेमेंट ऑफ IGST, अब उस रूल के अंदर भी कुछ चेंज आया है। हम बेसिक अगर एक बार मैकेनिज्म समझें तो मैं जो भी सप्लाई करता हूँ इनवॉइस के ऊपर जिसमें मैं टैक्स लगाता हूँ, वो टैक्स मैं आगे से रिकवर नहीं करता। ऐसी एक्सपोर्ट वाली सप्लाईज में मैं खुद जेब से उसका जो भी पेमेंट होता है वो करता हूँ, से थ्रू ITC या कैश जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा। और जब भी मेरा शिपिंग बिल फाइल होता था मैं GSTR 1 3B भर लेता था, उसके बाद ऑटोमेटिक मुझे रिफंड मिल जाता था। तो जो पूरी मैकेनिज्म है उसके अंदर यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन लाए हैं कि सबसे पहले एक ये रिक्वायरमेंट तो आज भी है कि जो भी पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस है, जो भी शिपिंग वेसल है, वो अपना जब एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेगा
तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो ठीक है, उसमें देयर इज नो चेंज। एक कंडीशन थी कि प्रॉपर जो हमारा GSTR 3B है वो फाइल हो जाना चाहिए। उसके अंदर क्या चेंज आया है कि पहले वहाँ 3B एंड GSTR 3 लिखा हुआ था, तो GSTR 3 तो आज कहीं है ही नहीं, इस वजह से एक तो उसको हटा दिया। सेकंड, एक प्रोवाइजो भी इंसर्ट करा कि जहाँ पे 1 और 3B के बीच में या से शिपिंग बिल और GSTR 1 के बीच में कोई मिसमैच आता है, और वो मिसमैच जैसे ही आता है तो क्या होता है, हमारे इनवॉइसेज है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाते, तो हमें GSTR 1 के अंदर प्रॉपर शिपिंग बिल की डिटेल्स भी फाइल करनी पड़ती है कि वो शिपिंग बिल की डिटेल्स GSTN पोर्टल से आइसगेट पोर्टल पे जाए और मैचिंग हो जाए कि शिपिंग बिल इज मैचिंग विद GSTR 1। तो ये भी आपको रेक्टिफिकेशन अगर है तो वो रेक्टिफिकेशन अगर आप करेंगे उसके बाद में माना जाएगा कि हाँ आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई है। तो दिस वाज प्रीवियसली मिसिंग। वो सिर्फ हमारा एक मैकेनिज्म था जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ था और उसके बेसिस पे काम चल रहा था, वो लॉ की कोई बैकिंग नहीं थी। लेकिन अब लॉ की बैकिंग आ गई है कि ऐसा रेक्टिफिकेशन कराना मैंडेटरी है, और जैसे ही वो रेक्टिफिकेशन होता है, से 2 महीने बाद 4 महीने बाद हुआ, तो उस दिन माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन डीम्ड फाइल हो गई है। और तीसरी चीज है आधार ऑथेंटिकेशन, तो वो भी अभी कहीं रिक्वायरमेंट इंसर्ट हुई थी। अब इस रूल के अंदर ही एक फर्दर जो इम्पोर्टेंट और चीज है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि कुछ पावर्स दे रखी है सेक्शन 54 और उसके अंदर भी, और रूल के अंदर कहीं ये क्लैरिफाई करा है कि ऐसे रिफंड को भी अगर चाहे डिपार्टमेंट तो रोक सकता है, और उसके रोकने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि कस्टम ने बोला कि कस्टम्स एक्ट का कोई वायलेशन हुआ है और उसकी वजह से जो भी प्रॉपर ऑफिसर है कस्टम का, उसने एक हमारे यहाँ पे लोकल डिपार्टमेंट में या अच्छा वो तो कस्टम ही है, तो कस्टम ने ही सारे आगे से चेक लगा दिए कि ये पर्सन जो है कहीं वायलेशन कर रहा है कस्टम एक्ट का, इस वजह से इसको रिफंड ना दिया जाए। सेकेंड, जो हमारा कमिश्नर है, जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर है, अगर उन्होंने कोई ऐसी रिक्वेस्ट डाली है कस्टम पे कि आपको ये रिफंड आगे सेंक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर्सन ने कोई टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा है या ITC के बहुत बड़े मिसमैचेस हैं, तो ऐसे केसेस में भी कहीं ये रिफंड रोका जा सकता है। थर्ड एक कंडीशन जो अभी ऐड हुई है वो है कि जो डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स होते हैं, एक पूरा सिस्टम है, उसके बेसिस पे कहीं आइडेंटिफाई हो रहा है ऑटोमेटिकली कि ये एक्सपोर्टर कहीं रिस्की एक्सपोर्टर की कैटेगरी में है। तो अगर वो रिस्की एक्सपोर्टर की कैटेगरी में आता है तो भी आपका ऐसा रिफंड ऑटोमेटिकली रोका जा सकता है। तो ये कहीं एक एडिशनल पावर ऐड हुई है। ये चीज़ पहले कहीं एक सर्कुलर के थ्रू भी, कस्टम के सर्कुलर के थ्रू भी कहीं एक आई हुई थी कि ये रिस्की एक्सपोर्टर्स के रिफंड के लिए पहले पूरी जांच पड़ताल होगी कि इसकी सारी ITC ठीक है या नहीं। लोकल जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को ही कहीं एक इंटीमेशन जाती थी, वो चेकिंग करता था, चेकिंग करने के बाद वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट होती थी और उसके बाद हमें रिफंड मिलता था। अब ऐसे विथहेल्ड रिफंड के ऊपर हम वापस अगर हमारी ये चेकिंग वगैरह हो गई है तो अब ये पैसा वापस रिफंड का हमें कैसे मिलना चाहिए। अज्यूमिंग कि हम रिस्की एक्सपोर्टर्स थे लेकिन हमने सारी जो क्वालिफिकेशंस थी उनको दूर करके हमने प्रूव कर दिया कि हम वी आर गुड, हमारा जितना भी ITC वगैरह है एवरीथिंग इज गुड, आप हमें वापस रिफंड दीजिए। तो उसके ऊपर अभी एक आई है कि RFD 01 जो हमें फाइल करना पड़ता है, ये डीम्ड माना जाएगा कि डिपार्टमेंट ही वहाँ कस्टम से एक RFD फाइल करेगा, सिस्टम टू सिस्टम ही एक RFD मूव होगी कस्टम से लोकल जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास में, जिसमें ये बोला जाएगा कि ये जो भी हमारी डिस्क्रिपेंसीज थी वो खत्म हो गई और एक RFD 01 ऑटोमेटिक फाइल की जाएगी। इस RFD एप्लीकेशन को बेसिकली ये माना जाएगा कि रूल 96 के अंदर जो हमारी रिफंड एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए वो अब फाइल हो गई है, और उसके बेसिस पे हमें जो भी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है वो रिफंड प्रोवाइड करेगा। फाइलिंग डेट के लिए भी एक क्लैरिफिकेशन है कि जब भी ऐसा ट्रांसमिशन होगा कस्टम से यहाँ पे RFD 01 का, तो उस समय माना जाएगा कि दैट विल बी आवर फाइलिंग डेट। अब इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं लोकली। पहला इशू कि क्या ऐसा मैकेनिज्म डिपार्टमेंट के पास अभी अवेलेबल है, तो नहीं, अभी ऐसा कोई ट्रांसमिशन ऑफ दिस RFD 01 ऐसा कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रिफंड्स अभी भी एक्सपोर्टर्स के अटके हुए हैं, जिसके अंदर उनको रिस्की एक्सपोर्टर्स कहा था, सारी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है, सारी क्लियरेंसेस मिल चुकी है, स्टिल उनको रिफंड अभी तक नहीं मिला है।
तो ये अभी भी कहीं एक पोर्टल का एक इशू है जो अभी होना बाकी है। ऐसे इश्यूज अगर आपके भी कहीं आ रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड मैटर जिसको हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो ये वाला हाईलाइट अगर इशू नहीं होता है तो हमारा बहुत बड़ा एक पैसा है कोई अटका रहेगा और कई वर्किंग कैपिटल का ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। हाँ, क्योंकि चेंजेस तो हो गए तो कस्टम ने देना बंद कर दिया, बिल्कुल, और इधर मैकेनिज्म नहीं है कि यहाँ अगर जुरिस्डिक्शनल दे तो चेंज तो अच्छे के लिए है कि जुरिस्डिक्शनल देगा तो फास्टर दे देगा, लेकिन इंटरवेनिंग पीरियड में चूंकि अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो रिफंड अटक रहे हैं, तो उसके लिए रिप्रेजेंट भी करना चाहिए, जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत पड़े तो जाने की जरूरत पड़े। नेक्स्ट 89 सब रूल 1 के अंदर एक एसईजेड ऑफिसर कौन होता है, स्पेसिफाइड ऑफिसर, उसको कहीं डिफाइन करा है, क्योंकि जो एसईजेड में हमारी सप्लाईज जाती है उसके ऊपर हमें इनवॉइस के ऊपर एक रिसीट लेनी पड़ती है एसईजेड ऑफिसर से, तो वो वापस एक्चुअली कोई क्लैरिफिकेशन मतलब एसईजेड ऑफिसर वो स्पेसिफाइड ऑफिसर कौन है एसईजेड में ऐसा कहीं डिफाइन नहीं था, तो वो अब डिफाइन हो गया है। और ऐसे ही एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे भी आप रिफंड ले सकते हैं यूटिलाइज आईटीसी का, वो प्रोविजंस भी अलग से एक आए हैं। अब रिफंड से ही रिलेटेड एक अपना रूल है, रूल 86(4) जो इंसर्ट हुआ है 5 जुलाई को। इसमें क्या चीज़ कवर करी है कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनको एरेनियस रिफंड मिल गया था, उन्होंने एरेनियस रिफंड पेबैक भी कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस वो अमाउंट कैश में पे करा, वही अमाउंट उनको वापस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक वो मिल ही नहीं पाया। डिपार्टमेंट के एंगल से क्या इशू आ रहा था कि ऐसा कोई मैकेनिज्म लॉ में है नहीं, उनके पास भी कोई पोर्टल पे कोई ऐसी फैसिलिटी थी नहीं, तो वो भी नहीं दे पा रहे थे, तो इसके लिए बहुत ही डिपार्टमेंट के पीछे पड़ना पड़ रहा था, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस देने पड़ रहे थे और फिर रिक्रेडिट आती है। अभी स्पेसिफिकली इस कमी को दूर करने के लिए एक PMT 03 फॉर्म इंसर्ट हुआ है, जिसमें यह कहा है कि अगर आपने कोई एरेनियस रिफंड पेबैक करा है, अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी भी होती है और अगर आपने पेबैक कर दी है, तो आप अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को एक इंटीमेशन दीजिए कि आपने ये सारी चीज़ें पे करी है। अगर आपने DRC से पे करी है तो उसका भी आप प्रूफ दीजिए। जैसे ही आप ये पूरा प्रूफ अपने ऑफिसर को देंगे, वो PMT 03A के अंदर एक ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर के बेसिस पे आपको रिक्रेडिट मिल जाएगा। अर्लियर PMT 03 भी एक फॉर्म हुआ करता था, लेकिन वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए नहीं होता था। वो अगर मेरा कोई टैक्स पे हो गया, ऐसे एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया है और उस समय मुझे अगर कोई रिक्रेडिट देनी होती थी तो उस चीज़ के लिए कहीं काम आता था, लेकिन ये स्पेसिफिक जो फॉर्म है ये एरेनियस रिफंड के लिए ही आगे काम आएगा। अब वापस बात करें कि क्या ये फॉर्म है या जो हमारी इंटीमेशन है ये पोर्टल पे कोई फैसिलिटी है, तो पोर्टल पे नहीं है। और जब तक पोर्टल पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो एक सर्कुलर जो आया था उसने भी क्लैरिफाई करा था 174 सर्कुलर कि आप रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दीजिए या इंटीमेशन दे दीजिए अपने जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर को और उनसे रिक्रेडिट के लिए मांग लें। यानी PMT 3 तब एप्लीकेबल हो रहा है जब मेरे को रिफंड नहीं मिला है, मैंने एप्लीकेशन लगाई, मैंने रिवर्ट कर दी क्रेडिट और एप्लीकेशन ही सपोज मैं विड्रॉ कर देता हूँ, विड्रॉ कर देता या उसी स्टेज पे मेरे को कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है, मैं फर्दर नहीं जाता हूँ, बिल्कुल 3 में दे देगा, वो मैकेनिज्म पहले से था इनके पास में, एक वो लेकिन रिफंड मिल गया। हाँ, अब मैं उसको आगे लिटिगेशन मिलने के बाद में सरेंडर कर देता हूँ रिफंड को या लिटिगेशन में हार जाता हूँ, तो मुझे रिक्रेडिट कैसे मिलेगी, उसके लिए इन्होंने PMT 03A वाला दे दिया। सो ये दो अलग अलग कर दिया, अलग अलग। और PMT 03 में एक और एडिशनल था कि अगर मैंने एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो उसके अंदर भी अगर मेरे को एक्सेस पेमेंट टैक्स का वापस रिफंड लेना है तो वो रिफंड भी मुझे प्रोपोर्शनेटली मिलता था ITC और कैश के थ्रू, तो उसमें भी जो कैश अमाउंट वापस मुझे रिक्रेडिट करना होता था डिपार्टमेंट को, वो भी PMT 03 के थ्रू होता था। नेक्स्ट रूल 87 है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऊपर पूरा रूल है। इसमें UPI IMPS जो है उसको कहीं एक फैसिलिटी ऐड करी है टैक्स पेमेंट करने के लिए। ऐसे ही जो डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं उनको भी कैश बैलेंस ट्रांसफ़र करने का जो ऑप्शन है वो कहीं इंसर्ट हुआ है। पहले ये ऑप्शन सिर्फ मेरे फॉर्म मिलता था,
अब यही कहीं एक्सटेंड कर दिया गया है कि मैं राजस्थान का जीएसटीएन है, उसके पास अगर एक्सेस कैश बैलेंस पड़ा है तो वो चाहे तो गुजरात जीएसटीएन में कैश ट्रांसफर कर सकता है। पोर्टल पे अभी हालांकि ऐसी फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रूल 88B, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो जीएसटी में कैसे होगी, इसके ऊपर अभी बहुत चर्चा हुई थी। जो चंडीगढ़ में भी अभी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी इसके ऊपर बहुत बात करी थी। और इंटरेस्ट कंप्यूटेशन कैसे करना है इसके लिए स्पेसिफिक 88B रूल इंसर्ट करा है। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, जीएसटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी लिखा है इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बहुत सारे सेक्शंस में ये लैंग्वेज है, लेकिन वो मैनर आज तक कभी आया ही नहीं था। तो इस चीज़ के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज रेज हो रहे थे रिपीटेडली, और लास्ट 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिस्कशन होने के बाद ये कहीं रूल इंसर्ट हुआ है। इस रूल को ही हमने बेसिकली जो 3 सिचुएशंस कवर हुई है उन तीनों सिचुएशंस को इस टेबल में कहीं डाला है। पहली सिचुएशन होती है आउटवर्ड सप्लाईज, जहां मैं डिलेड जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा हूं, उस सिचुएशन को यहां पे कवर करा है। एक चीज जो यहां पे कही है कि सेक्शन 73, 74 में कोई मेरे ऊपर प्रोसीडिंग्स चालू नहीं हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पे कही है। ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज को अगर मैं डिलेड जीएसटीआर 3B फाइल करके रिपोर्ट करता हूं तो उसमें हम सभी जानते हैं कि जो इंटरेस्ट लायबिलिटी आती है वो किस अमाउंट पे आती है, जो नेट में हम कैश अमाउंट पे कर रहे हैं उसी के ऊपर आती है। तो उस कैश पोर्शन के ऊपर हमें अगर अपना इंटरेस्ट कंप्यूट करना है तो हमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी ये है कि डिलेड जीएसटीआर 3B फाइल हो रहा है, और सेकंड 73, 74 में कोई प्रोसीडिंग्स चालू नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीएसटीआर 3B 6 महीने से भरा नहीं था, इस बीच डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस दे दिया, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इस सेक्शन के अंदर या इस रूल के अंदर वो कवर नहीं हो पाएंगे। तो पहला वाला जो है ये बहुत ही सिंपल केस हो गया, से 2-4-5 दिन डिले के बाद में मैं ये अपनी आउटवर्ड सप्लाईज को रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो किस अमाउंट के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है, दैट विल बी जो लायबिलिटी मैं कैश से पे कर रहा हूँ। रेट क्या होगी, तो आज रेट बहुत ही क्लियर है 18%। और कैलकुलेशन फॉर द पीरियड ऑफ डिले, जो डिले इन डेज हम निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो वो लिख दिया जितना जीएसटीआर 3B आप डिलेड फाइल करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट पे। अब सेकंड सिचुएशन पे आते हैं, वो भी आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर ही है, लेकिन अदर देन मंथ, तो जो नॉर्मल हम डिलेड फाइलिंग बोल रहे हैं उससे सेपरेट है। डिलेड फाइलिंग के अंदर एक ऐसा भी सिनेरियो आता है कि मेरी कोई सप्लाईज है जुलाई की, मैंने जुलाई के जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट नहीं की, उसका टैक्स उस समय पे नहीं हुआ, रिटर्न फाइल कर दिया। अगस्त के 3B के फाइल करते वक्त मुझे याद आया कि ये तो रिपोर्ट होना रह गई थी, मैंने उसको 1 में भी रिपोर्ट कर दिया और 3B में भी फाइल कर दिया। तो दैट टैक्स पेड इज नॉट कवर्ड इन सिचुएशन 1, वो टैक्स पेड जो है वो सिचुएशन 2 में कवर हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि सिचुएशन 1 के अंदर जो मुझे टैक्स पे करना है वो कैश लायबिलिटी के ऊपर करना है, जो भी लायबिलिटी मैं कैश से पे कर रहा हूँ उसके थ्रू पे करना है। लेकिन सिचुएशन 2 में आते ही भले मैं आईटीसी से पे करूँ या कैश से पे करूँ, उस दोनों अमाउंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि ये 2-3 डिस्टिंक्शन है जो हमें कहीं ध्यान रखने पड़ेंगे कि अगर डिलेड फाइलिंग हो रही है तो चलेगा, आईटीसी का यूज मैं कर सकता हूँ और कैश पोर्शन पे मुझे इंटरेस्ट लायबिलिटी पे करनी है। लेकिन मैंने टैक्स ही पे करा 2-4 रिटर्न अगले महीनों के बाद में से 4 महीने बाद वाले 3B में, तो पूरा अमाउंट जो है भले मैं वो आईटीसी से पे कर रहा हूँ, उस पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी 18% से आ जाएगी। पीरियड ऑफ डिले कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी दिया गया है कि जब ड्यू था उस दिन से जिस दिन जाके आपने टैक्स को पे किया। थर्ड सिचुएशन आईटीसी। आईटीसी में बहुत क्लियर
बात है कि अगर हम आईटीसी को अवेल करते हैं और वो अनयूटिलाइज रहती है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये जो हमारा स्पेसिफिक रूल है ये उस केस को कवर ही नहीं करेगा, ये उन केसेस को कवर करेगा जहां हमने आईटीसी अवेल भी करी और यूटिलाइज भी करी। उस पर डिस्कस करें कि इंटरेस्ट रेट क्या लगनी चाहिए, तो वो भी आज पूरा क्लैरिफाइड है कि आईटीसी रिवर्सल अगर मैंने उसको यूटिलाइज भी कर लिया है किसी गलत आईटीसी को तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 18% ही है, देयर इज नो रेट ऑफ 24%। अच्छा जी, अब क्या अमाउंट होगा जिसके ऊपर अपन इंटरेस्ट पे करेंगे? तो वो बोला हुआ है कि जितनी आईटीसी आपने रॉन्गली यूटिलाइज की है उसी आईटीसी को आपको कहीं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। 24% नहीं होके यूटिलाइज हो तो भी 18 है, ये भी बैकडेट से है शायद ना? ये बैकडेट से, बैकडेट से। तो ऐसे भी बहुत सारे केस हैं जहां पहले की डिमांड में 24% पे करके क्लोज करा चुके हैं, करेक्ट, 18 की जगह। तो वहां भी कहीं वापस पैसा लेने लायक बात आ सकती है इसके अंदर, क्योंकि अमेंडमेंट बैकडेट से हुआ है। उनमें भी रिफंड एप्लीकेशन कहीं हम फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बहुतों ने 24% पे करके 15% पेनल्टी पे करके केस क्लोज कराए हुए हैं कि इसको नहीं लाना। तो अगर वो चीज 18% से हो सकती है, सब्सटेंशियल डिफरेंस बनता है। अब हम देखें कि पीरियड ऑफ डिले क्या होगा जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो उसके लिए कहा गया है कि जो भी आपकी, अगर आप 3B के अंदर आपने उसका यूटिलाइजेशन करा है तो जो भी 3B की आपकी ड्यू डेट थी या आपकी फाइलिंग डेट थी, जो भी अर्लियर है, उस दिन से जब भी आपने वापस इसका रिवर्सल करा है आईटीसी का, इतना पीरियड आपका कहीं कैलकुलेशन के लिए यूज आएगा। आईटीसी के ऊपर ही मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स हमने कहीं कवर कर लिए हैं कि एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन कितना होगा कि जितना आपका क्रेडिट लेजर एक तरीके से डिप करा है उतना ही होगा। और एक इशू जो अभी आईटीसी के अंदर, दैट मींस पार्शियल यूज भी कहीं कवर हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये कि एक तो अनयूटिलाइज्ड रिवर्स भी, हाँ, एक पार्टली यूज हो गई, पार्टली जितना डिप किया उतना है। तो इसको ये मैं मीनिंग ले सकता हूँ कि पार्शियली यूज हो गया, पार्शियली नहीं हुआ, तब भी मैं ये बेनिफिट तो ले सकता हूँ। हाँ, और पार्शियली के ऊपर ही इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगी। पार्शियली बिल्कुल, जो पहले अर्लियर डिपार्टमेंट का व्यू आता था कि अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो पूरे पे इंटरेस्ट पे करो। So that is also now तो रिवर्टेड विदाउट यूटिलाइजेशन में पार्शियली का एंगल भी इन्होंने थोड़ा जोड़ दिया, तो वो एक रिलीफ मिलता है। अब एक केस है जो बहुत सारे लोगों को फेस हो ही रहा होगा कि मैंने आईजीएसटी के अंदर आईटीसी क्लेम करी थी। आईजीएसटी क्योंकि जब जीएसटीआर 3B भरता हूँ तो सबसे पहले कहीं यूटिलाइज होता है, तो मेरी उतनी आईटीसी यूटिलाइज हो गई और सी और एस के अंदर मेरे पास लेकिन बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे केसेस के ऊपर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे मैटर्स को भी कहीं हम कंटेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा बड़ा अमाउंट बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इन टोटलिटी ओवरऑल जो आईटीसी है वो कहीं एक हमारे पास पड़ी हुई है जिसके थ्रू हम ये सारा अमाउंट रिवर्सल जो भी है वो कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट का अगर व्यू देखें तो वो डिफरेंट रहता है। वो कहते हैं कि अगर आईजीएसटी है तो आप हेड वाइज ही चलिए, आईजीएसटी में अवेल करा था और आईजीएसटी डिप हो गया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन हम कहीं एक ये व्यू ले सकते हैं कि ओवरऑल आईटीसी अगर उस पीरियड से मेरे पास मेंटेन्ड है तो इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली उसमें लंबा कहीं लिटिगेशन रहेगा। कुछ और चेंजेस जो हैं सीजीएसटी रूल्स में वो है, एक तो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें ये कहा है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है, तो अगर आज हम जीएसटीआर जो भी हमारे पेंडिंग रिटर्न्स हैं उनकी वजह से अगर सस्पेंड हुआ है, तो अगर आज हम ऐसे रिटर्न्स सारे भर देते हैं विद इन टाइम, तो जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन है उसको डीम टू बी सस्पेंडेड वाली कैटेगरी से हटा दिया जाएगा और वो हमारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखना पड़ेगा कि ये पोर्टल के ऊपर अभी चेंज आया है या नहीं आया, तो टाइम विल टेल। एक जो इम्पोर्टेंट है जो सभी के लिए वापस कहीं एप्लीकेबल होता है, रूल 42 और 43 के अंदर रिवर्सल्स बहुत सारे लोगों के लिए कहीं एप्लीकेबल होते हैं। उसी रूल के अंदर कहीं एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करा है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स होती है जिसको हम सेल करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास एग्जेम्पशन एक अवेलेबल है 2/2017 नोटिफिकेशन में। तो अगर ऐसी सप्लाईज को भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर काउंट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ
रिवर्सल अंडर रूल 42 एंड 43। तो अभी कहीं ये क्लैरिफाई करा है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को आपको होगी तो वो एग्जेम्प्ट, लेकिन रूल 42 43 के लिए आपको एग्जेम्प्ट से इसको बाहर निकालना है। तो एक तरीके से हमारा जो रिवर्सल पहले ज्यादा हो रहा था वो अब कहीं कम होगा। अब बात करें कि ये एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है। ये जो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है हम कह सकते हैं कि ये क्यूरेटिव इन नेचर है। अगर ये क्यूरेटिव इन नेचर है तो इसकी एप्लीकेबिलिटी हम कह सकते हैं कि जुलाई 17 से लगनी चाहिए, या जब भी हमारा ये एग्जाम्शन एक्चुअली आया था शुरुआत में, क्योंकि ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स भी कहीं टैक्सेबल होती थी और उसके बाद इसके ऊपर रेट थोड़ी रिड्यूस करी फिर एग्जाम्प्ट कर दी। तो वो जब से एग्जाम्प्ट हुई है उस समय से हम ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर रिवर्सल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी बहुत सारे लोगों की जीएसटी ऑडिट भी चल रही है, उसके अंदर भी हो सकता है कभी 42 43 के रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आए। तो ऐसे केसेस में हम कहीं इस प्रोविजन को यूज कर सकते हैं कि दिस इज अ क्यूरेटिव अमेंडमेंट। क्यूरेटिव होने की वजह से ये रेट्रोस्पेक्टिव लग जाना चाहिए। तो बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलती है, जो बेचते हैं, उन सब के लिए ये अमेंडमेंट रिलेवेंट है। इनकी जो रिवर्सल है 42 की, वो 42 43 की रिवर्सल कम हो जाती है। तो उनको बेसिक नोट करने की चीज़ है, जहाँ एक्सपोर्ट है और वहाँ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये कि चूंकि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का ये अमेंडमेंट हुआ है, क्यूरेटिव कह रहे हैं, पीछे है, तो रिफंड के रास्ते जाने जितना तो शायद बड़ा नहीं होगा, लेकिन किसी की ऑडिट में रिवर्सल कम निकल जाता है तो इतना सा यूज किया जा सकता है कि साहब रिवर्सल ये नहीं बनता है, ये आप एडिशनल कह रहे हो, तो टोटल मिला करके रिवर्सल का डिफरेंस ये बनता है। तो ऑडिट के टाइम इसका कभी फायदा लिया जा सकता है। नेक्स्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं रूल 46 जीडीए वाला जो हमारा था, उस समय भी हमने डिस्कस करा था कि ई इनवॉइसिंग कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, स्पेसिफिकली वो नोटिफिकेशन में डिफाइंड है। तो उन लोगों के लिए ये कहा है कि रूल 46 के अंदर एक पर्टिकुलर ऐड हुआ है कि उनको जो भी अपना इनवॉइस इशू करना है उसमें एक डिक्लेरेशन देनी है कि हालांकि हमारा टर्नओवर तो जो भी 10 करोड़ की 20 करोड़ की लिमिट है उससे हमारा बढ़ा हुआ है, लेकिन ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर नहीं है। तो ये मैंडेटरी कहीं एक हमें डिक्लेरेशन अभी लेना चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्टर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी हो गई, जिनसे हम ये डिक्लेरेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जीएसटीआर 9 के अंदर जो चेंजेस आए हैं उनको हम एक बार ब्रीफली ले लेते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 करोड़ से नीचे जिनका एग्रीगेट टर्नओवर है पैन लेवल पे, उनको जीएसटीआर 9 और 9A नहीं भरना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। जीएसटीआर 9 के अंदर क्या चेंजेस है, तो मोटा मोटी तो वही जो लास्ट ईयर थे वो के वही चेंजेस हैं। कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनको अपन हाईलाइट कर देते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। टेबल 5 के अंदर हमें आउटवर्ड सप्लाईज को रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें एग्जाम सप्लाईज, निल रेटेड सप्लाईज, नॉन जीएसटी सप्लाईज हम रिपोर्ट करते हैं। तो पहले ये ऑप्शन था हमारे पास, पहले वाले जीएसटीआर 9 जो फाइल करते थे, कि इन सभी को आप एक साथ एग्जाम सप्लाईज के अंदर दिखा दो। लेकिन 21-22 का जो हम जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे उसमें ये बोला है कि नॉन जीएसटी सप्लाईज विच इंक्लूड्स नो सप्लाईज ऑल्सो, जो कहीं हो सकता है शेड्यूल 3 की तरफ इस इंस्ट्रक्शन में कहीं रेफर करा है। तो ऐसी सप्लाईज को तो आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना है, और एग्जाम्ड और निल रेटेड सप्लाईज को आप एग्जाम्डेड के अंदर शो कर सकते हो। तो दिस इज अ वन बिग चेंज। बाकी अगर आप देखेंगे आप रेफर कीजिएगा इसे। और एक इम्पॉर्टेंट और चेंज है कि टेबल 17 जो है वो पहले कहीं ऑप्शनल हुआ करता था, जिसमें हम आउटवर्ड सप्लाईज को HSN समरी जो होती थी वो रिपोर्ट करते थे, लेकिन वो अब इस फाइनेंशियल ईयर 21-22 लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मैंडेटरी हो गया। तो ये वाली चीज़ कहीं हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीएसटीआर 1 भी फाइल करते हैं हम, उसमें भी हमारी HSN समरी को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उसी को हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिमिलर HSN ही हर महीने रिपोर्ट हो, ताकि 9 के टाइम फाइल करते वक्त भी हम करेक्ट HSN समरी रिपोर्ट कर पाएँ। एक रिलैक्सेशन जो आज भी है कि इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर भी, जो इनवर्ट सप्लाईज रिसीव कर रहे हैं उसकी समरी का भी एक टेबल है जीएसटीआर 9 में, वो आज भी ऑप्शनल है। और ऑप्शनल है एक्चुअली, बहुत सारे लोग बनाते भी नहीं है। तो कहीं हो सकता है ओवर द पीरियड ये भी रिक्वायरमेंट कहीं आए, लेकिन अभी बहुत फार फेच्ड है। जीएसटीआर 9C में भी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल थी रिपोर्टिंग की, वो आज भी कंटिन्यू हो रही है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, चेंजेस इन GSTR 3B। सबसे पहला चेंज अगर हम देखें तो टेबल 3.1 के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस का ही लिंक्ड है जो हमारी कुछ सप्लायर्स हैं जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू में सप्लाई करते हैं, उनके लिए पहले कोई सेपरेटली कोई टेबल दे नहीं रखा था, क्योंकि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लाई करते हैं ऐसे सप्लायर्स के लिए कोई एक नोटिफिकेशन आई हुई है जिसमें ये कहा है कि जो भी टैक्स है वो सप्लायर पे नहीं करेगा, वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन्स जो हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लायर कि सप्लायर इसको कहाँ रिपोर्ट करे ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर कि वो इसको कहाँ पे रिपोर्ट करे, ऐसा कोई सेपरेट टेबल पहले GSTR 3B पे नहीं था, तो वो भी टेबल आज कहीं इंसर्ट हो गया है 3.1.1। ये जो रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जितनी बुकिंग आती है बिल्कुल उन सबको अफेक्ट करना पड़ेगा, उन सब के लिए उनको अफेक्ट करेगा, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। होटल्स में भी जो रेस्टोरेंट है होटल की भी नेट थ्रू जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारा 3.1 टेबल पहले होता था जिसमें हम आउटवर्ड सप्लाईज को दिखाते थे, उसके अंदर अब बस एक एक्सेप्शन हेडिंग के अंदर आ गया है कि 3.1.1 के अंदर जो हम ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाली सप्लाईज दिखाएंगे उसके लिए सेपरेट टेबल है, आप उसको सेपरेटली भरिए। इस बीच एक सर्कुलर आया हुआ था जिसके अंदर ये बोला था कि ऐसी सप्लाईज को आप नॉर्मल सप्लाईज में रिपोर्ट कर दीजिए। सप्लायर को बोला था कि क्योंकि सप्लायर को उसको सिर्फ रिपोर्ट करना है, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना है, तो उसको आप एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अंदर शो कर दीजिए, ऐसा एक सर्कुलर था। तो उस सर्कुलर की वजह से सब पहले इसको 3.1 में ही रिपोर्ट कर रहे थे, तो आज वो चीज़ चेंज होगी। तो एक हेडिंग के अंदर ये चेंज है। सेकेंड, एक सेपरेट टेबल ही है पूरा इंसर्ट हुआ है जिसके अंदर ये दो सप्लाईज आ गई है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को जो रिपोर्ट करना है वो फर्स्ट वाली पॉइंट के अंदर रिपोर्ट करेगा, जिसमें वो टैक्सेबल वैल्यू भी रिपोर्ट करेगा और टैक्स अमाउंट भी रिपोर्ट करेगा। और जो हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जो ई-कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहा है, उसको सेकंड वाला जो टेबल है उसी के अंदर सिर्फ वैल्यू दिखानी है कि उसने कितना ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना है। GSTR 3B जब हम लॉग इन करते हैं तो उसके अंदर भी एक इंसर्ट हो गया है टेबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेबल 3.2 के अंदर चेंजेस हुए हैं। ये टेबल हम तब भरते थे जब हम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को या कंपोजिशन में जो टैक्स पेयर्स होते हैं या UIN होल्डर्स जो होते हैं उनको सप्लाई करते थे। तो GSTR 1 में भी हम उनकी रिपोर्टिंग करते थे B2C के अंदर, B2CL के अंदर, और GSTR 3B फाइल करते वक्त भी, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्स पे होना है वो सारा तो हमने ऑलरेडी 3.1 टेबल में रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन इसको सेपरेटली भी कहीं हम रिपोर्ट करते थे 3.2 टेबल के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज, कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू क्या है और कितना आप IGST पे कर रहे हैं। तो ऐसी B2C की जो इंटरस्टेट सप्लाईज है, क्योंकि इसमें कहीं एक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का एंगल है गवर्नमेंट का, इस वजह से कहीं ये रिक्वायरमेंट 3B के अंदर थी। इसी चीज़ को वापस कहीं हाईलाइट किया है कि ये रिक्वायरमेंट भी अभी बहुत मैंडेटरी है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये वाली टेबल भी आपको सही तरीके से भरनी चाहिए। और जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लाईज हो रही है वो सप्लाईज भी आप यहाँ पे एडिशनली आप दिखाएंगे, तो उसके लिए भी एक वो एंड 3.1.1 का फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो टेबल का एक हेडिंग के अंदर इंसर्शन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे सबका अटेंशन चाहूँगा। टेबल 4 है जिसमें हम ITC को रिपोर्ट करते हैं GSTR 3B के अंदर। उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, अब हम टेबल को देखें तो उसके 2-3 पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है ग्रॉस ITC, जिसमें मैं जितनी भी ITC होती है, इंपोर्ट की है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है, रिवर्स चार्ज की है, ISD की है, ऑल अदर ITC की है, इनको रिपोर्ट करता हूँ। उसमें अभी ऐसा कोई चेंज नहीं है। सेकेंड चेंज जो आया है, जो हम बात कर रहे हैं मेनली, वो आया है टेबल 4B के अंदर, 4D के अंदर। टेबल 4B होता था ITC रिवर्सल का टेबल, जिसके अंदर 2 पार्ट्स हुआ करते थे। पहला पार्ट होता था रूल 42 और 43 का रिवर्सल, उसी के अंदर आज अमेंडमेंट आया है और ये कहा है कि ये हेडिंग अब रिप्लेस हो जाएगी और उसमें लिखा जाएगा कि यहाँ पे आपको रूल 38 का रिवर्सल दिखाना है, 42, 43 का रिवर्सल दिखाना है, और 17/5 की कोई इनएलिजिबल ITC है उसका आपको यहाँ पे रिवर्सल दिखाना है।
38 रूल कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री में लगता है, नॉर्मली सबके लिए नहीं लगता है। तो हम अगर फोकस करते हैं तो 42, 43 और 17(5) का जो रिवर्सल है वो यहाँ आएगा। अदर्स जो है उसको आज भी अदर्स ही रहने दिया है कि ऊपर जो फॉल नहीं हो रहे रिवर्सल वो सारे आप अदर्स में दिखाइए। नेक्स्ट आता है नेट आईटीसी। तो नेट आईटीसी ग्रॉस आईटीसी लेस दीज रिवर्सल्स, ये आ जाएगी। अब पहले अगर हम देखें तो डी जो हमारा रो हुआ करता था वो था इनएलिजिबल आईटीसी। अब उसके दो पार्ट हुआ करते थे, एक 17(5) की जो इनएलिजिबल आईटीसी है आप उसको रिपोर्ट कीजिए, और सेकंड कोई और अदर इनएलिजिबल आईटीसी अगर है तो उसको आप 2 नंबर जो है अदर्स उसके अंदर रिपोर्ट कीजिए। अब उसमें भी चेंजेस आए हैं, ये पूरा कंसेप्ट ही एक तरीके से जो पहले वाला था वो हमें अब अनलर्न करना पड़ेगा। D1 के अंदर हमें क्या बताना है, ITC reclaim which was reversed in the table 4B2 in earlier tax period। तो ऐसी ITC जो आप पहले टेबल 4B2 के अंदर रिवर्स कर चुके हैं, लेकिन इस पीरियड में से इस करंट टैक्स पीरियड में आपने वापस रिक्लेम करी है, तो ऐसी ITC को आपको यहाँ पे शो करना है। सेकेंड अदर्स जो है उसमें ऐसी कौन सी ITC हुई? जैसे रूल 37 में अगर मैंने 180 डेज में किसी सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है तो उसका अगर मैं रिवर्सल कर देता हूँ तो वो रिवर्सल मुझे करना पड़ेगा 4B2 के अंदर, और जब मैं उसको अगले महीने में या 4 महीने बाद वापस अवेल करता हूँ तो मैं उसको ऑल अदर ITC में दिखा दूंगा। और क्योंकि मैं इसको वापस ITC को अवेल कर रहा हूँ तो सेपरेटली उसको मेरे को यहाँ टेबल 17(5) के अंदर, क्योंकि मैं इसको रिक्लेम कर रहा हूँ तो ये रिक्लेम करने वाली सारी ITC को 4D1 के अंदर मुझे शो करना है। तो एक बार रिवर्सल अलग शो करना है, रिक्लेम अलग शो करना है। बिल्कुल। That means for the presentation purpose only। प्रेजेंटेशन। और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो अपन, क्योंकि अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ भी अपन डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट एक्चुअली है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी, वो चीज भी अपन सर और डिस्कस दूसरी चीज ये कि ये जो प्रेजेंटेशन के इश्यूज आए हैं हमारे को अकाउंटिंग उससे अलाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंटिंग अलाइन नहीं की है प्रेजेंटेशन ये जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा कि हमको बाद में जब मांगेगा डिपार्टमेंट तब निकालने पड़ेंगे। इट विल बी एन वर्क, टीडियस टास्क हो जाएगा बाद में जाकर के। तो हम अकाउंटिंग को इससे अलाइन कर देंगे तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। इवन ऑडिट अपन खुद भी जब क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं तो इट विल बिकम इजी। सो अकाउंटिंग कंट्रोल डाल लेना चाहिए जो ये प्रेजेंटेशन के अमेंडमेंट। इसका हेडर भी चेंज होना चाहिए ना एज पर सेक्शन 75। हाँ, मतलब वो एक्चुअली एज पर सेक्शन ये जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है ना, ये नई हेडिंग्स ही है। तो एक्चुअली ऊपर अगर देखें 42, 43 वाली बात तो वो 38, 42, 43 और 17(5) ये नया हेडिंग पे इंसर्ट हुआ है। पोर्टल पे हालांकि अभी भी ये नहीं आया है। अगर आप देखेंगे तो अगस्त वाला अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे 3B है ही नहीं अभी। तो हो सकता है वो अभी चेंजेस चल रहे हैं जो अगस्त में कहीं इंसर्ट हो जाने चाहिए। 4D2 के अंदर क्या आएगा, तो उसमें आएगा इनएलिजिबल ITC जो सेक्शन 16(4) के अंदर कहीं कोई ITC इनएलिजिबल है। अब वो ITC क्या होती है कि अगर मैंने कोई भी ITC अगले साल के सितंबर के बाद में अगर ली है, अगले साल का सितंबर का GSTR 3D में अगर फाइल करता हूँ तब तक मैं ITC क्लेम कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसी ITC है जो मेरे सप्लायर ने अपना रिटर्न लेट भरा है और 2B के अंदर भी मुझे लेट अपीयर हो रही है, तो ऐसी ITC को डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उसको कह रहा है कि ये इनएलिजिबल ITC है, ये आप ले ही नहीं सकते हो। और ऐसी ITC को ये जो 2 जो अदर्स है इसके अंदर ऑटो पॉपुलेट करवा देगा। सेकंड, इसमें और क्या ऑटो पॉपुलेट होगा, जहाँ से मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूँ, मैंने आउटसाइड राजस्थान कोई सप्लाईज ली है, मैं किसी होटल में ठहरा दिल्ली में, वहाँ पे होटल वाले ने मेरे को CGST और SGST लगवाया है, तो वो CGST SGST की क्रेडिट भी मुझे राजस्थान में नहीं मिलती है, तो क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसी सप्लाईज को भी यहाँ अदर्स के अंदर ऑटो पॉपुलेट कराया जाएगा। GSTR 2B के अंदर ही कहीं एक फंक्शन है जो आया था शुरुआत में, हमारा पूरा एक नोट भी है इसके ऊपर डिटेल, जिसमें कुछ एडवाइजरी भी गवर्नमेंट ने भी इशू करी थी। उसमें भी ये कहा था कि ऐसा एक टेबल होगा जिसके अंदर इनएलिजिबल ITC ऑटोमेटिक आएगी। प्रैक्टिकली देखें तो अगर दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, ऐसी सप्लाईज आज भी एलिजिबल ITC वाले सेक्शन के अंदर ही अपेयर हो रही है। आज तक ये जो स्पेसिफिक 2B के अंदर टेबल होना था ये आज तक काम नहीं आया। ये सारे चेंजेस समझाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे
डिफिकल्टीज आ रही थी, एक सर्कुलर इशू हुआ 170। उसके अंदर एक जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ लेते हैं कि मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए बोला हुआ है। अब क्या क्या आपको ठीक तरीके से प्रेजेंट करना है। पहला हुआ इंटर स्टेट सप्लाईज, जो अनरजिस्टर्ड को हम सप्लाईज बात कर रहे थे टेबल 3.2 के अंदर, वो 3B के अंदर आपको करेक्टली डालना है। रीजन बीइंग गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जा रहा है इधर उधर वो करेक्टली जाए। सेकंड, इनएलिजिबल या ब्लॉक्ड आईटीसी की जो रिपोर्टिंग है वो आपको करेक्ट करनी है। तो जो हम देख रहे हैं कि इनएलिजिबल आईटीसी 4D में हम दिखाते थे, अब वो पूरा ही टेबल क्योंकि चेंज हो गया है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड, जो रिवर्सल्स हैं उसकी रिपोर्टिंग करेक्ट करनी है। तो दिस वाज द मेन सब्जेक्ट। और पहली लाइन है गवर्नमेंट जो अपना अकाउंटिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, वो अकाउंटिंग उनकी उलझी हुई हमारे से सुलझवा रही है कि आप प्रेजेंटेशन सही करो तो हमारे हिसाब किताब सही चलेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पहली लाइन ही सर्कुलर में लिखी है वो है द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग हैज बीन सिंप्लीफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो टाइम गया और आगे जो आप खुद ही डिसाइड करें कि जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिंप्लीफाइड है या क्या है। टेबल 4A को वापस एक बार हम डिस्कस करते हैं कि टेबल 4A में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिवर्स चार्ज की सप्लाईज, ISD और अदर ITC आती है। अभी ये सारी की सारी ITC ऑटो पॉपुलेटेड आती है GSTR 2B से। और एक एक्सेप्शन वापस इन्होंने यही दिया हुआ है कि जो इनएलिजिबल ITC है, जो मेनली दो ITC है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाली और सेकंड 16(4) के अंदर जो रेस्ट्रिक्टेड है जहां सप्लायर ने लेट GSTR 1 फाइल करा है वो। हालांकि 16(4) अगर हम पढ़ेंगे तो वो कुछ और कहता है। वो कहता है कि आपको ITC जो भी लेनी है वो आपको सितंबर तक लेनी है। वो कहीं ये नहीं कहता कि सप्लायर के ऊपर कहीं अगर सप्लायर ने लेट भरा है तो उसकी वजह से आपकी ITC रिस्ट्रिक्ट होगी। लेकिन जब हम इसको 16(2)A के साथ में पढ़ते हैं कि GSTR 2B में अपेयर होना चाहिए फिर ही आप ITC ले सकते हैं, तो इस वजह से कहीं दोनों को साथ में पढ़ें तो ये ITC इनएलिजिबल कहीं आई है। टेबल 4B जो होगा रिवाइज वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम बात करें B1, तो B1 में हम डाल रहे थे 42, 43 रिवर्सल्स और 17 5 के रिवर्सल। अब ये कहा गया है सर्कुलर के अंदर कि ये जो टाइप के रिवर्सल्स हैं ये कहीं एब्सोल्यूट इन नेचर हैं, ये नॉन रिक्लेमेबल नेचर के हैं। तो जितने भी आपके ऐसे हैं रिवर्सल्स जो परमानेंट इन नेचर हैं वो आपको B1 के अंदर रिपोर्ट करना है। और B2 के अंदर जो भी आप जो परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं, जो आप रिक्लेम कर सकते हैं, उनको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसके एग्जांपल्स भी अगर हम देखें तो वो ऊपर का है कि 17 5 वाला रिवर्सल है वो आपको पता है कि गलत ही ITC है तो परमानेंट रिवर्सल ही है तो ऊपर रिपोर्ट कीजिए। अगर हम बात करें कि मैंने सप्लायर को 180 दिन में पे नहीं किया तो मैं ITC रिवर्स करता हूँ रूल 37 में, तो ऐसी ITC को मैं B2 के अंदर दिखाऊंगा कि दिस इज एक्चुअली रिक्लेमेबल। मैं अभी रिवर्स तो कर रहा हूँ लेकिन जब भी मैं पेमेंट कर दूंगा सप्लायर को तो मैं वापस इस ITC को अवेल करने वाला हूँ। D के अंदर हम बात करें तो पहली वाली वही ITC की बात आ गई, ऐसी ITC जो मैं रिक्लेम कर रहा हूँ कहाँ पे, ऑल अदर ITC के अंदर, कि ऑल अदर ITC में जो मैं ITC रिक्लेम कर रहा हूँ 4 महीने बाद 5 महीने बाद, तो जब मैं ऑल अदर ITC में दिखाऊंगा सिमिलर अमाउंट में ITC रिक्लेम में भी दिखाऊंगा। अब इसका रीजन सिंपली ये है कि ऑल अदर ITC में 100 रुपये ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, मैं उसको चेंज करके 120 रुपये करने वाला हूँ क्योंकि 20 रुपये मुझे ऐसी रिक्लेम वापस ITC करनी है। तो मिसमैच खड़ा हो जाएगा। अगर मिसमैच खड़ा होगा तो डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा, तो उस नोटिस को बचाने के लिए डिपार्टमेंट कहीं अगर D1 के अंदर देखेगा तो वो देख सकता है कि अच्छा ये ITC तो इसने पहले कभी रिवर्स करी थी और इस ITC को 20 रुपये को ये वापस रिक्लेम कर रहा है। तो जो अभी फॉर्मूलाज होंगे डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि बहुत सारे नोटिस अगर देखें वेस्ट बंगाल वगैरह के भी देखें तो सारे नोटिस सीधा सिस्टम से निकल के आते हैं, उसमें सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हो सकता है वो कैलकुलेशन जो है वो अब थोड़ी इस तरीके से हो जाएगी कि 2B में ITC दिख रही है 100 रुपये लेस ऑल अदर ITC 120, लेकिन वापस प्लस कर दो 20 रुपये जो आप रिक्लेम कर रहे हो, ताकि ऐसे डिफरेंसेस ना आए। और D2 के अंदर वापस इनएलिजिबल ITC है, इसमें आपको कोई वैसे भी ज़्यादा कोई फिगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब इसको कुछ हम 2 एग्जांपल से कवर करते हैं इस पूरे टेबल को। एग्जांपल 1 कहता है कि जो आईटीसी 2B के अंदर अपीयर हो रही है 2 पार्ट में, एलिजिबल और इनएलिजिबल, वो ये है पहले टेबल के अंदर 1,50,000, 50,000 और 5,000 की इनएलिजिबल आईटीसी। अगर हम इसका प्रेजेंटेशन देखें, होप ये विजिबल है, अदरवाइज आप अपनी पीपीटीज के अंदर भी कहीं रेफर कर सकते हैं। ऑल अदर आईटीसी के अंदर जो 5th वाला हमारा पॉइंट है, जो हम देख रहे हैं कि आईटीसी अवेलेबल 1,50,000, 50,000, वो हमारी ऑल अदर आईटीसी के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो वो कहता है कि अब आपको इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। आप जितनी भी आईटीसी आपकी ऑटो पॉपुलेट हो रही है, उस पूरी आईटीसी को आप पहले टेबल 4A के अंदर अवेट बताइए। तो हमें सारी की सारी आईटीसी ऐसे अवेट बतानी पड़ेगी। टेबल 4 के अंदर आईटीसी नॉट अवेलेबल, जो 16(4) या प्लेस ऑफ सप्लाई वाली रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी है, वो 5,000 रुपए है। तो उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं D2 के अंदर इनएलिजिबल आईटीसी में। सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है, तो वहां पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। ऐसी भी आईटीसी को हमें कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट, जो रिवर्सल से उसको कैसे रिपोर्ट करें, तो उसमें यह है कि रूल 42-43 का अगर कोई रिवर्सल है, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 5,000 रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए, तो उसको आप रिपोर्ट करेंगे D1 के अंदर। और सिमिलरली इनएलिजिबल आईटीसी जो है 17(5) वाली, कि कोई मैंने आईटीसी गलत ले ली थी, उसको भी मैं अगर रिवर्स कर रहा हूँ, तो वो है 20,000, 1200, ये भी अपन रिपोर्ट करेंगे B1 के अंदर। तो एक्चुअली 42 और 17(5), इन दोनों का अगर हम टोटल बनाते हैं तो वो होता है 25,000, 2,000, 2,000 इस एग्जांपल के हिसाब से। वो पूरी की पूरी आईटीसी B1 के अंदर यूं की यूं रिपोर्ट हो जाएगी। तो जो एक मैंडेटरी जो हमें चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो ऑल अदर आईटीसी है उसको ऑटो पॉपुलेट हो रही है, कोई चेंज नहीं करना है। B1 के अंदर हम रिवर्सल्स करेंगे ऐसी आईटीसी का जो नॉन रिक्लेमेबल है, परमानेंट इन नेचर है, और नेट आईटीसी जो हमारी है वो ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट सिमिलर एग्जांपल है। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया कि पिछले कुछ पीरियड में मैंने रूल 37 की कंप्लायंस करी और कुछ पेमेंट मैंने सप्लायर को नहीं करे थे, तो उससे पर्टेनिंग मैंने आईटीसी रिवर्स करी थी। ऐसी आईटीसी को भी मुझे अब वापस रिक्लेम करना है। तो वो रिक्लेम अगर हम कर रहे हैं तो ऐसी आईटीसी को हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे। तो हमारी अवेलेबल आईटीसी है 1,00,000 रुपए, आईजीएसटी हेड ही अगर अपन एक बार पकड़ के चलें, और आईटीसी रिक्लेम जो करनी है वो है 50,000 रुपए। तो टेबल 4A5 ऑल अदर आईटीसी जो है वो हमारा हो जाएगा 1.5 लाख रुपए टोटल ऑफ जो 2B से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है प्लस जो मैं रिक्लेम कर रहा हूँ। और वही 50,000 रुपए D1 के अंदर भी मुझे मेंशन करना है आईजीएसटी के अंदर, क्योंकि ये आईटीसी मैंने रिक्लेम करी है। नेक्स्ट, अब वो रिवर्सल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एग्जांपल्स में भी दिए गए हैं, जो कई रिक्लेमेबल नेचर के रिवर्सल्स हैं। तो वो रूल 37 के रिवर्सल्स अगर मेरे करंट महीने के कोई हैं तो वो, प्लस ऐसा भी बोला है कि कोई रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी अगर आपकी है कि मैंने कोई क्लरिकल एरर कर दिया और आईटीसी गलत ले लिया था, तो ऐसे रिवर्सल्स भी आप यहाँ पे दिखाइए। गुड्स इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा रिकंसिलिएशन ही यहीं पे कहीं एक सभी का बनेगा कि अगर मेरे पास गुड्स जो है वो आए अगले महीने, तो इनवॉइस तो रेज हो गया इसी महीने में, 2B के अंदर भी इसी महीने में अपीयर होगा। तो अभी प्रेजेंटेशन हमें ऐसा करना है कि ऑल अदर आईटीसी में तो हम 2B के अंदर सारा अवेट बताएंगे, और फिर हम ये जो रिक्लेमेबल आईटीसी के रिवर्सल है उसके अंदर बताएंगे कि हम यहाँ पे वापस उस आईटीसी को रिवर्स कर रहे हैं जिसमें गुड्स ही मुझे अगले महीने में मिले। तो कहीं एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो सेकंड जो टेबल है, वैसे तो ये कोई लॉजिकली बात नहीं है। जो मेरे को टैक्स इनवॉइस मिला सपोज अगस्त में, गुड्स मेरे पास आ रहे हैं सितंबर में, तो क्रेडिट ही नहीं बनती है अगस्त में। सो क्रेडिट नहीं बनती है, लेकिन बताओ कि बनती है और वापस रिवर्सल दिखाओ अगले महीने में, जो कि बिल्कुल मतलब जो एक्सेप्टेड अभी तक जो
प्रेसिडेंस है, लॉ है, उससे अगेंस्ट बात है, पर इनके पास और कोई तरीका नहीं है, सो इन्होंने इस तरह से प्रेजेंटेशन कर दिया कि 2B से कैसे, क्योंकि जो 2B के अंदर 17.5 भी ऐसी बात है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होगा ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे मैनेज मतलब इस चीज की अभी तक कोई अकाउंटिंग ड्यूरिंग द ईयर करनी नहीं पड़ती थी, इस बीच इसका हिसाब ही नहीं रखना पड़ता था ना कि कौन सी क्रेडिट मैंने इस महीने की है और अगले महीने में ले ली क्योंकि गुड्स लेट आई, ये आपको कोई रखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो सर ये जो मंथ ऑन मंथ जरूरत नहीं है, ये रेट में जरूरत है। 3B में नोट सप्लायर है, किसी सप्लायर ने एक महीने में 10,000 रुपया है और 5 सप्लायर है, 5 महीने में उन्होंने रिटर्न भरे अलग अलग, तो इस क्रेडिट को तो 5 महीने तक कैरी करनी पड़ेगी, तो उसका रिकंसिलिएशन 5 महीने तक ले जाना पड़ेगा। तो मतलब और डिफिकल्टी वाली बात होगी। हाँ, मतलब उसको सिंप्लीफाइड के नाम से लिख तो रहे कि सिंप्लीफाइड, इसके लिए सिंप्लीफाइड, गवर्नमेंट के लिए सिंप्लीफाई हो गया, उन्होंने क्या उनको तो 1 लाख मिला था, 1 लाख ले लिया। हमारे से ले लिया। जीएसटी में जो आ रहा है जितना आ रहा है उसी का रिकंसिलिएशन करवा रहा है। गलत चढ़ा दिया, अमाउंट गलत चढ़ा दिया, सबका बहुत सारी चीज होती है छोटी। तो सर ये जितना रिवर्स से लिया जाएगा ये वापस वो एनी अदर में जाके वहाँ इनपुट जिस महीने में क्लेम होगा उसमें आएगा, उसमें आएगा और वो जब वापस उस कॉलम में भरना पड़ेगा ताकि उनका वो D1 कंप्यूटर ऑटोमेशन ले ले। D1 में वापस इसको वापस D1 D1 में में जाना जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो हर महीने ये टीडीएस हो गई, हर महीने का बहुत बड़ा टीडीएस, तो बहुत बड़ा TDS जो होगा। रिटर्न को करेक्ट भरना है। तो सर अपने को सिस्टम में मैन पावर बढ़ाने की ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन उस पर मैनेजमेंट रूल ले क्या करता है। क्योंकि ऑन एवरेज 1 महीने की 1 करोड़ रुपया क्रेडिट आती नहीं है। इसको भी ये भी है कि सपोज मैं प्रेजेंटेशन एरर कर देता हूँ, इस तरह की चीज नहीं फॉलो कर पाता और मैं तो अगस्त की इनवॉइस है लेकिन सितंबर में क्रेडिट ले रहा हूँ, व्हाट इज द रिपरकशन, मेरे ऊपर क्या आ सकता है। मेरे हिसाब से आईटीसी तो डिसअलाउ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो तो मैंने करेक्ट ली है, लॉ के हिसाब से ली है, प्रेजेंटेशन एरर है, तो मेरे को अदर्स की पेनल्टी लग सकती है। करेक्ट। अदर्स की पेनल्टी पर वो भी एक प्रॉब्लम है, हर रिटर्न की अगर अदर्स की पेनल्टी मेरे को लगाएगा इट विल बिकम साइजेबल, और जो कॉर्पोरेट बड़े हैं उनके लिए तो पेनल्टी नाम ही बहुत बड़ा एक तकलीफ है कि बुक्स में पेनल्टी के नाम से कैसे एंट्री डालेंगे। वो मैन पावर कॉस्ट के नाम से डालनी पड़ेगी। तो 3B बढ़ने में अब क्या क्या हमारे ओपन इश्यूज हैं, इसमें हम कुछ ही कवर कर रहे हैं, एक्चुअली तो बहुत ही सारे हैं। पहला है कि कोई अगर ऐसी आईटीसी है जो मैंने पहले इनएलिजिबल मान के रिवर्स कर दी थी और उसको मुझे आज वापस रीअवेल करना है, तो ऑप्शन तो यही है कि ऑल अदर आईटीसी में दिखाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई अभी ऑप्शन नहीं है। लेकिन वापस उसको मैं नीचे जो टेबल्स हैं उनमें कहीं मुझे वापस दिखाना चाहिए क्या, तो इसके ऊपर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है कि टेबल 4D जो है उसके अंदर ऐसी आईटीसी को कहीं दिखाना है, तो अभी कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली ये पॉइंट कहीं एक रिकंसिलिएशन का बनेगा। नोटिस जनरेट कर देगा। बिल्कुल सर, तो वो कहीं हमारे पास ये वाला एक इशू आएगा कि अगर कोई आईटीसी ऐसी थी जो इनएलिजिबल है, से बहुत कॉमन ऐसा हुआ था कि शेड के ऊपर आईटीसी बहुत लोगों ने नहीं दी थी, इनएलिजिबल मानी थी, लेकिन बाद में जाके हमारा नोट आया आपने आईटीसी अवेयर करी, तो वो आईटीसी अवेयर करिए तो हो सकता है जैसे ही हम ऑल अदर आईटीसी में दिखाते हैं तो वो डिफरेंस बनेगा तो आपके पास क्वेरी आ सकती है। सेकंड, जैसा सर बोल रहे थे कि 42, 43 के रिवर्सल्स जो हैं, तो 12 महीने में मैं रिवर्सल करता हूँ, ईयर एंड में आके वापस मैं पूरे ईयर का एक रिवर्सल निकालता हूँ कि मैंने जितना रिवर्सल करा है वो सही है, कम है या ज़्यादा है। कम होता है तो और रिवर्सल कर देता हूँ, अगर ज़्यादा रिवर्सल कर चुका हूँ तो ऐसी आईटीसी को मैं रिक्लेम करता हूँ। तो ऐसी ही आईटीसी को रिक्लेम करने का भी अदरवाइज कोई अभी ऑप्शन दिया नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये सर्कुलर और ये जो क्लैरिफिकेशन है ये कहते हैं कि 42, 43 वाली जो आईटीसी है वो आपकी परमानेंट नेचर की है, तो अगर मैं परमानेंट नेचर भी मानता हूँ तो मैं ऑल अदर आईटीसी में अवेल करूँगा। लेकिन जो 4D1 है जिसमें आईटीसी रिक्लेम्ड बताता हूँ उसके अंदर कहीं इसको जगह ही नहीं दी है, तो ये अभी भी एक इशू आएगा। सेफर साइड पे अगर हम यहाँ भी दिखा दें उसी लॉजिक से कि आईटीसी एक्चुअली मेरी रिक्लेमेबल ही है,
क्योंकि सर्कुलर ये कह रहा था उसको ऊपर दिखाओ, इस वजह से हमने ऊपर दिखा दिया था। तो दिस व्यू कैन बी टेकन, इसको रिपोर्ट भी रिक्लेमेबल में D1 में कर सकते हैं। कुछ ट्रांजिशनल इश्यूज आएंगे, जैसा सर भी बता रहे थे कि पहले 2B फाइल हो चुके हैं लेकिन मैंने क्रेडिट नहीं ली है, उन ITC को भी अगर मैं लेता हूँ तो डेफिनेटली रिकंसिलेशन के पॉइंट कहीं बनेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इनएलिजिबल ITC मैंने नहीं ली, मैंने रिवर्सल में दिखा दी। सबसे पहले तो जो भी इनएलिजिबल ITC ऑटो पॉपुलेट होगी उसको ऑल अदर ITC में अवेयर करूंगा, फिर उसको रिवर्सल्स के अंदर परमानेंट नेचर वाला B1 जो है उसके अंदर मैं दिखाऊंगा और नेट ITC अवेयर करूंगा। से अगले महीने में मेरे को कोई क्रेडिट नोट रिसीव हो गया उसी ITC से पर्टेनिंग, तो क्या होगा, जैसे ही क्रेडिट नोट आया वो मेरा ऑटोमेटिक रिवर्सल अदर्स के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो वो मेरा रिवर्सल ऑलरेडी हो रहा है, तो इनएलिजिबल ITC से पर्टेनिंग क्रेडिट नोट मेरे यहाँ पे ITC को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसको मुझे वापस अवेल करना पड़ेगा ऑल अदर ITC में। तो अगर मैं अवेल करूंगा तो भी रिकंसिलेशन का पॉइंट है, अगर मैं ऐसे क्रेडिट नोट्स को अदर्स से हटा दूंगा तो भी रिकंसिलेशन का पॉइंट है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये सारे इश्यूज कहीं हमें वापस आने वाले हैं। एक लास्ट चीज, 16.4 की जो ITC होती है जो इनएलिजिबल में अपीयर होनी चाहिए, हालांकि अभी अपीयर नहीं हो रही है। सेम प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड भी ITC है जो इनएलिजिबल में दिखनी चाहिए, अभी भी अपीयर नहीं हो रही है। तो अगर से 16.4 वाली ITC कोई इनएलिजिबल में अपीयर होने लग जाए, लेकिन कोई RCC अगर ऐसा व्यू लेता है कि मैं ऐसी ITC को भी लिटिगेट करना चाह रहा हूँ ऑन द ग्राउंड कि ITC तो मुझे लेनी है, मैंने सप्लायर को सारा पैसा पे कर दिया है, अब उसने अगर रिटर्न लेट भरा है तो उसकी वजह से मेरी ITC क्यों इम्पैक्ट हो, तो वो एक अनदर ग्राउंड है। उसमें क्या होगा कि जो इनएलिजिबल ITC अपीयर हो रही होगी, आप उसको यहाँ से हटाएंगे और आप इसको टेबल 5, ये 4A5 जो है और अदर ITC इसमें ऐड करेंगे। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ रिकंसिलेशन। सो दैट्स ऑल फॉर 3B। कुछ और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उनको फटाफट हम ले लेते हैं, देन विल मूव टू Q&A। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो नोटिफिकेशन आया था 13/22, इसमें हमारे लिए भी कुछ चीज़ फेवरेबल है और डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें फेवरेबल है। पहली चीज़ है एक्सटेंशन इन टाइम लिमिट टू इशू ऑर्डर। तो एक्चुअली तो GST में अगर देखा जाए तो ऑर्डर किस डेट पे आपको इशू करना है उसका एक टाइम लिमिट दे रखा है, और SCN के लिए कहा गया कि ऑर्डर की जो भी लास्ट डेट है उससे 3 महीने पहले आपको SCN भी इशू करना होता है। तो वो डेट कहीं एक्सटेंड हुई है, अब किस केस में हुई है और किस पीरियड के लिए हुई है वो हम देखते हैं। जो हमारे SCNs अदरवाइज आते हैं वो 2 कैटेगरी के हम बाइफरकेट करते हैं। एक हो गया अगर मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया है, शॉर्ट पे किया है, या कोई ITC मैंने गलत ले ली है, एक उसके ऊपर SCN आता है। तो उसके अंदर ये कहा है कि 17-18 का जो हमारा पीरियड है उसके लिए 30 सितंबर 2023 तक आप ऑर्डर इशू कर सकते हो। तो ये कहीं एक एक्सटेंशन दिया है। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये टाइम लिमिट हमारी 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न उसमें जाके खत्म हो जानी चाहिए थी। तो हिसाब से तो हम अगर देखें तो जनवरी 23 में ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये पीरियड कहीं अभी एक्सटेंड हुआ है। सेकेंड, ऐसे शॉर्ट पे टैक्स या रॉन्ग ITC अवेट के अंदर 18-19 ऑनवर्ड्स अभी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है, क्योंकि वो इन एनी केस टाइम हमारे पास अवेलेबल है। अब सेकंड सेट ऑफ नोटिसेस देखते हैं, वो होता है एरेनियस रिफंड। तो एरेनियस रिफंड में भी जो नोटिस और ऑर्डर इशू करना है उसके लिए हमें कोई एक्सटेंशन तो दिया है। वो एक्सटेंशन स्पेसिफिक डेट के थ्रू नहीं देके ऐसा कहा है कि मार्च 20 से लेके फेब 22 तक का जो पीरियड है, जो कहीं बेसिकली कोविड वाला जो हमारा एक पीरियड था, वो वाला पीरियड आप हटा दीजिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ इशूइंग ऑर्डर। तो ये तो हो गया कि डिपार्टमेंट के पास क्या एक्सटेंशन आए हैं। सिमिलर एक्सटेंशन जो हमारा जैसे पीरियड के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये जो रिफंड फाइल करते हैं हम 54 या 55 सेक्शन में, उसके लिए भी हमारे पास आया है। तो एक जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं रेज करा था कि ओशन फ्रेट से रिलेटेड आप रिफंड लगा सकते हैं, उस केस में आप ये वाला नोटिफिकेशन भी रेफर कर सकते हैं। तो जो लास्ट 2 साल की जो हमारी एप्लीकेशन अगर हमें लगानी है, इन एनी केस जैसे ये 2 साल का पीरियड यहाँ से निकलता है तो हमारे पास बहुत लंबा पीरियड एक कहीं आ जाता है, अगस्त 18 या उस पीरियड से हम कहीं रिफंड एप्लीकेशन हमारी लगा सकते हैं।
मतलब नॉर्मल पीरियड जो लॉ का पीरियड है वही बढ़ गया। वही बढ़ गया बिल्कुल, जनरल लॉ ऑफ लिमिटेशन तो उसके पीछे जाने की बात कर सकते हैं, नॉर्मल लॉ में ही आपको लंबा पीरियड 2 साल ऐड हो गए। 2 साल। नेक्स्ट कुछ क्लैरिफिकेशंस है। पहला क्लैरिफिकेशन है डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई से रिलेटेड, जिसमें रेसिपिएंट रिफंड क्लेम करता था। अब इन क्लैरिफिकेशंस को हम थोड़ा फटाफट ले लेते हैं। इसमें ये क्लैरिफिकेशन आया है कि इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो पहले ये कहा था कि डीम्ड एक्सपोर्ट की जो भी सप्लाईज करते हैं और जो रेसिपिएंट रिफंड क्लेम करना चाहता है तो ऐसे इनवॉइसेस के ऊपर आपको आईटीसी नहीं लेगी। एक सर्कुलर में ये बोला। कुछ समय बाद सर्कुलर आया, उसने ये बोला कि आपको ऐसी आईटीसी 3B के अंदर लेनी है, क्योंकि सिस्टम में ऐसा एक चैलेंज आ रहा है, इशू आ रहा है कि जब तक आप आईटीसी नहीं लोगे आप रिफंड की एप्लीकेशन नहीं लगा पाओगे। तो ये जैसे इशू आया तो क्लैरिफिकेशन आया कि आप आईटीसी लीजिए, तो लोगों ने आईटीसी लेना चालू किया। अब क्या चैलेंज आने लगा कि अगर मैंने इसको नेट आईटीसी के अंदर दिखा दिया है तो क्या 42, 43 या इनएलिजिबल आईटीसी, इस क्राइटेरिया पे भी मुझे ऐसे आईटीसी को चेक करना चाहिए कि अगर मैंने जिस इनवॉइस के ऊपर ये आईटीसी ली है वो इनएलिजिबल है तो क्या। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई करा है कि सेक्शन 17 के जो भी क्लॉजेस हैं वो ऐसी आईटीसी के ऊपर नहीं लगेंगे। ये आईटीसी का, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटेंशन भी यही है कि डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर जितना टैक्स लगा उतना रेसिपिएंट को वापस रिफंड मिल जाए। तो ऐसे केसेस के अंदर ये कहा है कि इनको सेक्शन 17 से हम जो भी प्रोविजंस है उनसे बाहर रखेंगे। तो कोई रिवर्सल 42, 43 क्या इन आईटीसी के ऊपर हमें नहीं करना है। मतलब बेसिकली तो जो डीम्ड एक्सपोर्ट पे मैंने टैक्स दिया है, हाँ, उसकी क्रेडिट लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। वो क्रेडिट लेते ही नहीं तो ये सब क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। पर चूंकि सिस्टम में उसका मैकेनिज्म है, इसलिए जो क्रेडिट नहीं मिलती है, वापस वैसा ही एग्जांपल है, जो क्रेडिट नहीं मिलती है उस क्रेडिट को लो और फिर आप क्लेम करो। तो उससे रिजल्ट जो निकले उसके क्लैरिफिकेशन ये भी चल रहे हैं। पोर्टल सही करना चाहिए कि वो क्रेडिट नहीं मिलती है फिर भी मैं रिफंड क्लेम कर सकूं, ऐसी यूटिलिटी डालनी चाहिए। पर उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। मतलब मेरे ख्याल से ये तो बहुत पुराना प्रोविजन है। सो पोर्टल का अमेंडमेंट चाहिए था कि डीम्ड एक्सपोर्ट की रिफंड कैसे ले इसको बिना क्रेडिट लिए, वो नहीं सुधार होने से ये रिप्रोडक्शन रेगुलर चल रहे हैं। सेकेंडली ऐसा ही बोला है कि नेट आईटीसी जो हमारी होती है रिफंड अप्लाई करते वक्त, ऐसी नेट आईटीसी के अंदर भी इस आईटीसी को आप हटा दीजिए। अब एक इशू जो एक्चुअली अभी तक चल ही रहा है वो ये है कि से मैंने कोई डीम सप्लाईज ली, आईजीएसटी लगा उसके ऊपर, मैंने आईजीएसटी इनके कहने अनुसार 3B के अंदर क्लेम कर लिया। अगर मैं 3B के अंदर आईजीएसटी को क्लेम करता हूँ तो जो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट है उसके हिसाब से आईजीएसटी का बैलेंस सबसे पहले खत्म होगा, तो मेरा बैलेंस खत्म हो गया। आपका एग्जांपल है ये सर। तो जैसे ही मेरा बैलेंस खत्म हुआ तो अब जब मैं रिफंड एप्लीकेशन लगाने जाता हूँ तो वो मुझे क्या कहता है, आपका तो आईजीएसटी में बैलेंस ही नहीं है। तो ये इशू जो अभी बहुत ही एक्चुअली मेन इशू है कि मतलब आप आईटीसी दिलवा रहे हैं और फिर रिफंड लगा रहे हैं, तो उसका एक रेपरकेशन ये भी है जो अभी तक कहीं सॉल्व नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट, रिफंड की एंटाइटलमेंट बनती है, बिल्कुल आईजीएसटी बैलेंस नहीं लोग बिल्कुल इसको रिफंड की एंटाइटलमेंट नहीं मिल पाती। ऐसे केसेस में भी फिर सर एनी अदर में या तो हम रिफंड एप्लीकेशन लगाएं और बोलें कि ये इशू है लेकिन हमें रिफंड मिलता है। नहीं, लेकिन रिफंड में तो सिलेक्शन कर सकते हैं ना, आप सी से भी ले सकते हो चाहे इससे भी ले सकते हो। है सर, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर रिफंड एप्लीकेशन जो है वो बोलती है आपने कौन से हेड में टैक्स पे किया है, वो इनवॉइस की डिटेल अपन को अपलोड करनी पड़ती है। हाँ, वो जिस हेड से लिया वो जिस हेड में उस हेड में दे रहे हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट में स्पेसिफिक इशू है। बिल्कुल, क्योंकि क्या सर जो एक्सपोर्ट में अपन बात करते हैं वहां से ये डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि एक्सपोर्ट में नेट आईटीसी बोलते हैं विच इज इंक्लूडिंग ICNS, लेकिन यहाँ पे तो स्पेसिफिक आईटीसी की बात की होगी। नेक्स्ट जो क्लैरिफिकेशन है सर्कुलर में वो है 17(5) के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। उसमें ये बोला है कि 17(5)B के अंदर 3 क्लॉजेज होते हैं। थर्ड क्लॉज के बाद एक प्रोवाइजो दे रखा था जिसमें ये कहा था कि ऊपर जितने भी दिए गए रेस्ट्रिक्शंस हैं उन रेस्ट्रिक्शंस के अंदर कोई अगर ऐसी सप्लाईज है जो बेसिकली एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को प्रोवाइड करना मैंडेटरी है अंडर एनी लॉ, तो आपको 17(5) जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगेगा। अब एक इशू आ रहा था कि ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन, ये जो प्रोवाइजो है, ये आपको क्या थर्ड क्लॉज के साथ ही पढ़ना है या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्लॉज के साथ पढ़ना है। 17(5)B की अगर हम बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस, इंश्योरेंस,
ये सारी चीज़ें कहीं यहाँ पे आउटडोर केटरिंग, रेंटिंग ऑफ और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ कहीं कवर हो रही थी। तो इस पर क्लैरिफिकेशन आया है कि जो प्रोवाइजो है कि जहाँ भी एम्प्लॉय को ऑब्लिगेटरी होगा कोई भी ये सर्विसेज या प्रोवाइड करना, तो ऐसे में आपको ITC मिलेगी। ये तीनों क्लॉजेस पे लगेगा। तो हमें अब ये चेक करना रहा कि फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ये जितनी भी चीज़ें लिस्टेड है 17(5)(b) के अंदर, उन सब के अंदर अगर कहीं हमारी ऐसी मैंडेटरी कंडीशन आती है तो हम ITC लेने के लिए 17(5) से कहीं बाहर आ सकते हैं और हम ITC ले सकते हैं। नेक्स्ट परक्विजिट्स है। परक्विजिट्स जो एम्प्लॉय को देता है, क्या उसके ऊपर GST होना चाहिए? तो नहीं, उसके ऊपर GST नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कहीं यहाँ क्लैरिफाई करी है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर है कि कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के अंदर हमारा जो भी अमाउंट होता है उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर बोला गया है, इसमें अच्छे से क्लैरिफाई करा है। कैश लेजर के अंदर तो बोला है कि आप कैश लेजर के अंदर जो भी बैलेंस होगा वो किसी भी हेड के अंदर आपके हिसाब से आप पे कर सकते हैं। क्रेडिट लेजर के अंदर भी एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन ये आया है कि आपकी सेल्फ असेस्ड ITC कोई आउटपुट लायबिलिटी है तो उसको पे करने के लिए भी आप अपना क्रेडिट का बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही कोई अगर डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, GST लॉ में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसके अंदर भी अगर आपको पेमेंट करना है तो भी आप क्रेडिट लेजर को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर गुड थिंग। ये क्लैरिफिकेशन अच्छा था क्योंकि बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स आते थे कि मेरी जिस पीरियड की लायबिलिटी है उस पीरियड में तो मेरी ITC थी नहीं या यूटिलाइज हो गई थी, तो क्या मुझे उसको कैश से पे करना चाहिए? तो ये चीज़ भी कहीं क्लैरिफाई हो रही है कि हमारे भी ओपिनियन यही थी कि आप क्रेडिट को यूज़ करिए। तो वो वाला पॉइंट तो यहाँ कवर हो गया। अब एक पॉइंट जो अभी भी यहाँ पे स्पेसिफिकली कवर नहीं हुआ है, जिसपे हमें कहीं हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन लेना पड़े, दैट इज कि प्री डिपॉजिट जो हम जमा कराते हैं, अगर हम अपील लगाते हैं तो उसके अंदर जो अभी उड़ीसा हाईकोर्ट की भी जो एक रूलिंग थी वो ये थी कि प्री डिपॉजिट आपको कैश में जमा कराना है। लेकिन क्या अब ये सर्कुलर आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि कोई सी भी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट आप ये क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूज कर सकते हो? तो एक मीनिंग इसका कहीं ये हम चाहें तो निकाल सकते हैं कि क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज करके हम प्री डिपॉजिट अमाउंट भरेंगे, विच इज़ अ वेरी जेन्युइन सिचुएशन ऑल्सो। कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनके पास क्रेडिट पे बहुत सारा बैलेंस पड़ा रहता है। अगर ITC ही इतना सारा अनयूटिलाइज पड़ा है तो वाई दे शुड पे अमाउंट इन कैश, जो एक्चुअली अगर उस समय पे करना पड़ता तो वैसे भी क्रेडिट से ही पे होता। तो दिस इज वेरी लॉजिकल, और इसको इतना ब्रॉडली पढ़ना चाहें तो हम कहीं पढ़ सकते हैं। एक्चुअली उड़ीसा हाईकोर्ट ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जो सेटल चीज थी। जो भी क्रेडिट का बैलेंस था, जब मैं अपील लगाता था, कोई अपील है कि मेरी क्रेडिट डिसअलाउ कर रहे हैं, आई एम क्लेमिंग इट इन अपील, या कोई टैक्स का भी मैं जब क्लेम कर रहा हूँ, लिटिगेट कर रहा हूँ, तो प्री डिपॉजिट हमेशा बैलेंस अगर पड़ा हुआ होता था क्रेडिट स्टैंडर्ड क्रेडिट में तो हम उसको यूज करके प्री डिपॉजिट कराते थे। इट वाज एक्सेप्टेबल ऑल्सो, उस पर कुछ जजमेंट्स भी थे। अभी उड़ीसा हाईकोर्ट ने GST के अंदर कहा है कि चूंकि क्रेडिट को, ये जो प्री डिपॉजिट है ये आउटपुट टैक्स की नेचर नहीं है इसकी, देयरफॉर कैश में ही जमा होना चाहिए। जबकि देखा जाए तो अपने आप में लॉजिक ही गलत है, क्योंकि मैं जब प्री डिपॉजिट कर रहा हूं तो लिटिगेट क्या कर रहा हूं कि मेरा ये टैक्स नहीं बनता है। अगर मैं उसको हार जाऊंगा तो ये प्री डिपॉजिट कहाँ एडजस्ट होने वाली है? आउटपुट टैक्स में, उस लायबिलिटी को ही कम करने वाली है। क्रेडिट का भी डिस्प्यूट है तो कहाँ एडजस्ट होने वाली है? रॉन्ग क्रेडिट में होने वाली है। सो प्री डिपॉजिट मेरी क्रेडिट से नहीं करूँ, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। सो उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। हो सकता है दूसरे हाईकोर्ट्स वापस इसको करेक्शन भी कर दें, क्योंकि ये गुड लॉ तो नहीं कह सकते कि अभी जो क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने सही पर्सपेक्टिव में कंसिडर ही नहीं किया है। इस सर्कुलर ने बेसिकली इस एस्पेक्ट को वैसे एड्रेस नहीं किया है। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऐसा निकल सकता है कि जब लायबिलिटी में कोई लिटिगेट कर रहा हूँ उसका पेमेंट मैं क्रेडिट से कर सकता हूँ, तो मैं प्री डिपॉजिट भी उस समय लिटिगेट करते समय पे कर रहा हूँ, तो कहीं मीनिंग निकाला जा सकता है। पर ये अपने जब भी GST के लिटिगेशन आ रहे हैं उसमें प्री डिपॉजिट में आने वाली चीज़ है कि क्रेडिट बैलेंस पड़ा रहते हुए कहीं ये चैलेंज आ सकता है कि आप कैश पे करो। हालांकि जहाँ तक हमारा सवाल है, अभी तक हम उसको उड़ीसा हाईकोर्ट को इधर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट से ही अभी तक पे कर रहे हैं। अपने इधर कोई ऑब्जेक्शन ऐसा भी आया नहीं। तो सर ये एक जो EVA बिल का ऑब्जेक्शन होता है ना, EVA बिल एक्सपायर हो गया और अदर स्टेट में डिपार्टमेंट ने
केस बना दिया, उस समय पेमेंट करना पड़ता है, तो क्या इस सिचुएशन में फिर अपन कैश पेमेंट नहीं करके और ये यूटिलाइज कर सकते हैं फिर क्या? एक्चुअली इसको Other than क्वेश्चन आंसर सेशन में other than करते हैं penalty, discussion, other than better रहेगा penalty. कि क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको ले लेते हैं एक बार ये चीज कंप्लीट हो जाए। अदर देन पेनल्टी तो अदर देन पेनल्टी, क्योंकि उसमें जब ईवे बिल है, मैं जेन्युइन क्लेम कर रहा हूँ कि मेरा तो प्रोसीजरल एरर है, आपने सीज कर दिया, आपने सीज कर दिया। सो आई कैन ऑलवेज पे थ्रू क्रेडिट आल्सो। और अभी एक्चुअली ईवेबल केस में पेनल्टी ही कहीं पे होती है, टैक्स पे नहीं होता है। 200% पेनल्टी अगर कर दी है, 200% कर दी है। पेनल्टी इन एनी केस कैश में ही पे होगी, तो वहाँ एक ही इशू आ जाता है। क्यों 200% जब करते हैं ईवे बिल पे सीज होता है तो वो टैक्स में मांगता है पेनल्टी, बट वो नहीं, अब नहीं मांग रहा है। लॉ में चेंज आएगा। अभी टैक्स हटा दिया है, ये तो पहले टैक्स में दे रहा था। पेनल्टी पे नहीं होती, ये तो क्लियर है हाँ, कि क्रेडिट से पेनल्टी पे नहीं होती, कैन नॉट यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, तो दैट इज डिफिकल्टी। नेक्स्ट ये क्लैरिफिकेशन है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए। एक इशू आया था कि अगर मेरे आउटपुट के ऊपर 18% लग रहा है और सॉरी इनपुट के ऊपर 18% लग रहा है और आउटपुट के ऊपर अगर 5% टैक्स लग रहा है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो रहा है। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन आया कि अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अगर आपकी डिफरेंट ड्यूटीज रही है, से जुलाई के अंदर मेरा इनपुट मैंने खरीदा, 18% टैक्स लगा, अगले महीने में जब मैं बेचने जा रहा हूँ लॉ में चेंज आया, रेट रिड्यूस हो गई और उसकी वजह से 5% अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो एक क्लैरिफिकेशन आया था कि ऐसे केसेस के अंदर आपको इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर रिफंड नहीं मिलेगा। आज एक क्लैरिफिकेशन वापस इसकी क्या जरूरत पड़ी कि ऐसे बहुत सारे जेन्युइन लोग भी थे जिनका एक्चुअली जो आउटवर्ड सप्लाई होता था एट द सेम डेट, जब वो प्रोक्योर कर रहे हैं से जुलाई के अंदर ही, तो 18% पे प्रोक्योर कर रहे हैं, जो नॉर्मल मार्केट भी प्रोक्योर कर रहा होगा। लेकिन जब आउटवर्ड सप्लाईज करते थे तो कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस ऐसी थी जो कहती थी कि आप कंसेशनल ड्यूटी लगा के 5% कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को आप सप्लाई कर सकते हो, से आईआईटी या कोई मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, उनको। तो ऐसे चीज़ों के लिए क्लैरिफिकेशन आया कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अलग अलग ड्यूटी है तो ऐसे केसेस में आपको इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड मिलेगा। लेकिन वो वाली बात वापस क्लैरिफाई करी है कि अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ड्यूटी अलग थी, ये बेसिकली सारा कहीं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के अंदर ही कहीं रेलेवेंट रहेगा कि मैं से मोबाइल खरीदता हूँ, कभी 28% था और उसकी रेट चेंज होकर 18% कभी अगर अगले महीने में हो गई है, तो ऐसे केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा। ये सारा चीज़ जो आया है, ये क्लैरिफिकेशन कहीं सर्कुलर के थ्रू ही आया था पहले भी और आज भी। लॉ की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तो स्टिल क्रिएट हो रहा है और सेक्शन 54 के हिसाब से रिफंड जो बनना चाहिए वो भी हमें कहीं अवेलेबल होना चाहिए। तो दिस इटसेल्फ कैन बी चैलेंज। लॉ में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जो पहले रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अभी वापस रेस्ट्रिक्शन खोल रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम है, इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। लेकिन थ्रू सर्कुलर कहीं रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, कहीं देना चाह रहे हैं, तो अगेन टिटबिट्स के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है। बाकी इन्वर्टेड का मतलब रिफंड देने का जब बेसिक थीम है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण क्रेडिट अकुमुलेटेड है तो रिफंड देना है। सो फिर इन्वर्टेड किसी भी कारण से हो, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो, ट्रेडिंग के कारण हो, दैट शुड हैव बीन गिवन। पर उसके कुछ केसेस में रेस्ट्रिक्शंस है और नाउ दे आर लिबरलाइजिंग कि भाई कंसेशनल ड्यूटी के कारण हो तो हम देंगे। पर सर इस क्वेश्चन के अंदर सपोज जीएसटी रेट फ्यूचर में रिड्यूस हो जाती है तो मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, वो उसका कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी। इस व्यू के रिफंड नहीं मिलता है, मतलब जो क्रेडिट है उसके कारण रिफंड फ्यूचर में अगर रेट कम हो गई, रेट ऑफ टैक्स, तो रिफंड नहीं दे रहे हैं, उसका कॉस्ट का पार्ट, कॉस्ट का पार्ट बन गया। बिल्कुल सही, तो मार्केट में वो कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, कॉस्टिंग बन गई। So that's all from my side. Once again, I thank you all for visiting here. Next, हम question answer session पे एक बार शिफ्ट करते हैं। थैंक यू सौरभ।